अब तो मैंने पाकिस्तान और चाइना को ठोक देना है। फिर अंदर घुसते ही सबसे पहले क्या होता है, तुम जाते हो फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म वाला होता है ना, वो तुम्हारी सारी बराबर कर देता है तुम्हें। ज्यादा अंग्रेज बन रहा है, चल इधर आ जाओ, और तुम्हारा रगड़ा शुरू। उसके बाद तो पहले 15 दिन तो पता ही नहीं चलता। उधर आपने एम्बुश लगाया? उधर हमने एम्बुश लगाने का प्लान बनाया। जी फाइनली जब वो आए जी। तो हमने टोटल 16 गोलियां चलाई होंगी। अच्छा, 5 या 7 मिनट में सारे के सारे 7 टेररिस्ट मारे गए। टेररिस्ट बनते क्यों हैं? क्या ऐसा क्या करते हैं उनके साथ कि एक बच्चा टेररिस्ट या एक इंसान टेररिस्ट बन जाता है? छोटी उम्र में जब आपकी सोच को ही डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी में कन्वर्ट करते जाया जाए, जी। चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, हम्म, चाहे वो गरीबी के नाम पे हो, चाहे वो कोई भी फैक्टर हो, लेकिन वो मेंटेलिटी आपकी धीरे धीरे करके डिस्ट्रक्टिव होती जा रही है। हमारे ऊपर एम्बुश हुए हैं, आपके ऊपर? हमारे साथ वाले मर गए। अभी भी हमारे शरीर में 2 गोलियां हैं। 2 गोलियां आपके शरीर में? जय हिंद सर, कैसे हैं आप? आज बड़ा अच्छा लग रहा है। कैमरे में तो बैठने के ना बहुत बार मौके मिल गए जी सर। ये, लेकिन आज एक इसलिए अच्छा लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल एक जिसे बोलते हैं ना हिमालयन ऑर्गेनिक, वैसे हिमालयन ऑर्गेनिक की तरह जी एक सर। ऑर्गेनिक नई चैनल, जी सर। जिसके बारे में मैं सुन भी रहा हूँ कि बड़ा अच्छा वो कर रही है, जी सर। उनके साथ बैठने का मौका मिल रहा है। और मेरे को पक्का यकीन है जिस टाइप से आप कुछ पूछेंगे तो कुछ ऐसी बातें होंगी जो मैंने भी शायद नहीं सोची होंगी, और मेरी भी उससे ना नॉलेज बढ़ेगी। जी सर। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आप ना सर हमारे जैसे यूथ के लिए सर इंस्पिरेशन हो, आप सर आइडियल हो कि जैसे अगर हम कुछ कर रहे हैं या कोई आर्मी में भी जा रहा है सर, उसके लिए आप एज अ रोल मॉडल हो, क्योंकि सर आपने इतना कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमों को फेस किया है, तो हर कोई सर आपके जैसा बनना चाहता है। काफ़ी कुछ किया है सर आपने यूथ के लिए, और सर आगे भी करते जा रहे हो, तो इसके लिए सर थैंक यू। नहीं, थैंक्स तो मैं बोलूँ आपको, बल्कि आज मैं 55 साल का हो गया हूँ। यस सर। जब कहीं ऐसी बात आती है कि यूथ के लिए कुछ करा है, यस सर। तो मैं भी अपने को ना 20-22 साल का समझना शुरू हो जाता हूँ। तो मेरे को लगता है मेरी भी उम्र कम हो गई। यस सर। और जब आदमी के अंदर ये फीलिंग आती है तो एक एनर्जी तो बढ़ती है। आज शायद हमें ज़रूरत है उस एनर्जी की। अच्छी यूथ एनर्जी जो है उसे कैसे गाइड करा जाए, ताकि वो जो बंडल ऑफ एनर्जी है यस सर। उसे सही चैनलाइज करके अब्दुल कलाम बनाया जाए, ना कि कहीं मौका ऐसा छोटा मोटा है जिसमें कि वो दाऊद इब्राहिम बन जाए। और यस वो सर। यूथ में तो वो ताकत है। यस सर। वही ताकत को जब हमको मौका मिलता है तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। थैंक्स अ सर लॉट। इसमें एक यहाँ पर सर ये प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है सर, वैसे वैसे जो हमारे यूथ है सर, वो भी धीरे धीरे अंदर से खोखला होता जा रहा है। क्योंकि अगर सर हम फोन की बात करें, हमारे हाथ में फोन है, हम उसका अगर यूज करेंगे तो हम उससे एज अ बहुत बड़े बिजनेसमैन या कुछ भी कर सकते हैं। अगर वहीं हम उसको यूज कर रहे हैं तो हम इतनी गंदी जगह या इतने ज्यादा उससे प्रभावित होकर अपनी लाइफ को चेंज खराब कर सकते हैं। तो इसके ऊपर सर आप कुछ क्या कहना चाहोगे? मतलब कोई भी चीज जब आती है नई, तो एक होता है ना बिजनेस स्ट्रेटेजी, यस सर। कि उसको कैसे सेल करा जाए ताकि उसकी अच्छी मार्केटिंग हो, और मार्केटिंग से क्लाइंट कैसे अच्छा है। तो मेरे को लगता है कि जब आती है बात हमारे नेशन बिल्डिंग की, तो नेशन बिल्डिंग में तो बहुत बड़ा रोल सोसाइटी का है। यस सर। सोसाइटी में मेजर जो रोल है वो तो आज जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो है यूथ। यूथ। यूथ को जब अट्रैक्ट करने की किसी चीज में कोशिश करी जाए, तो उसको पहले अच्छे तरीके से ना ये बिजनेस स्ट्रेटेजी में होना चाहिए कि उसको अच्छे तरीके से समझाया जाए इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज तभी होता है कि दाल तो बड़ी अच्छी है, अगर नमक नहीं है तो कहते हैं कि नमक तो बॉडी के लिए खराब है, यस सर। लेकिन थोड़े नमक की जरूरत भी पड़ती है वो टेस्ट के लिए। और बहुत ज्यादा नमक हो तो शायद आपका बीपी वगैरह भी बढ़ जाए। यस सर। तो वही कोई भी चीज तब खराब हो जाती है जब वो आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेकर के जाती है। आज शायद जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसमें सारी तो वर्जन उस टाइप के आ रहे हैं जो कि इम्प्रूवमेंट के लिए है। यस सर। पर क्योंकि वो ब्रांडिंग और जो इनिशियल जो प्रोसेस है ब्रांड बनाने की, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उसमें ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो व्हाट्सएप जो है वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट ही चलता रहता है, या फिर वो कहीं ना कहीं आपको किसी अलग ही दिशा में लेकर के चले जाता है। वही व्हाट्सएप कितना बढ़िया जरिया है, उसमें तो आजकल वो भी आ गया है एआई टूल। यस सर। एआई टूल को यूज करके
अगर आप बोलो कि मेरे को अपने एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर क्या लिखने हैं तो वो तो गलत है। लेकिन उसी एआई टूल को ये लेकर के चलो कि मैं अपने करियर में क्या सोचना चाहता हूँ, तो मेरे को 10 चीजें सजेस्ट करो और उसमें साथ में मैं ये लिखूं कि मेरे अंदर ये खासियतें हैं, तो शायद वो एआई टूल ही बता देगा कि आपको गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहिए, एक बिजनेसमैन बनना चाहिए, एक डिफेंस का एक अधिकारी बनना चाहिए। तो वो सब चीजें शुरू के जो स्ट्रेटेजी है उसमें मेरे को लगता है कि अच्छे तरीके से अगर करी जाए तो यूथ अपने आप उसको लेकर के और आगे बढ़ेगा। यस सर। तो यहाँ पर सर मैं जानना चाहूंगा कि आपकी सर जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब स्टार्टिंग से सर, जैसे कि आप आर्मी बैकग्राउंड से हो, मतलब आपकी पूरी फैमिली आर्मी बैकग्राउंड से है, तो सर आप कैसे इस चीज में गए, तो थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं सर। सभी के साथ जैसे होता है ना कि आप एक परिवार में जन्म लेते हो तो परिवार में ही जिस प्रकार का एनवायरनमेंट होता है आप काफी ज्यादा उसकी तरफ आपका इन्फ्लुएंस भी होता है और आप उसी दिशा में थोड़ा जाने का हो भी जाता है। तो हमारे भी फादर पहले एक सिपाही भर्ती हुए थे गढ़वाल राइफल में जी। फिर उसके बाद अपनी मेहनत से वो ऑफिसर बने सिख रेजिमेंट में। सिख रेजिमेंट के बाद जब ये सर कब की बात है? ये बात है 1959 की। 1959? हाँ, 59 में सिपाही भर्ती हुए जी 8 गढ़वाल में जी। उसके बाद फिर 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ हाँ। उसके बाद में एक कमीशन शुरू हुआ शॉर्ट सर्विस टाइप का। मैं बोलूंगा आज जो अग्निवीर है वो पहला अग्निवीर था ऑफिसरों का। उसमें 4 साल के लिए ही लिया गया था ऑफिसर्स को और उसमें उसे बोलते हैं इमरजेंसी कमीशन। उस टाइम वो स्टार्ट हुआ था? उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम के लिए ही स्टार्ट हुआ था। तो 4 साल वो रहा, 4 या 5 साल और उसमें हमारे फादर फिर कमीशन ऑफिसर बने सिख रेजिमेंट में जी। फिर उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ जो सबसे बड़ी आज पैरामिलिट्री फोर्स है, जब वो रेज हुई तो हमारे फादर बीएसएफ में आ गए। तो जैसे आज कहते हैं ना अग्निवीर की करने के बाद में नौकरी आपको वो जो कई मौका मिलता है पैरामिलिट्री फोर्स में, उस टाइम पे भी ऐसी था। अच्छा, उस समय भी ऐसा था? हाँ, उस समय भी ऐसी था। तो वो ऑफिसर अग्निवीर जिसको इमरजेंसी कमीशन बोलते हैं, वो 4 साल के बाद बीएसएफ में रेस जो हुई तो उसमें हमारे फादर आए और फिर 2001 में एज आईजी वो रिटायर हुए। तो उनके 2 लड़के हैं, मैं बड़ा हूँ, एक मेरा छोटा भाई है। हम भी यहीं उनके साथ जहाँ जहाँ पे वो रहे तो वहीं पढ़ते रहे। कई ऐसी जगह जहाँ पे स्कूल होते थे तो हम उनके साथ चले जाते थे वहाँ पे, जैसे चूड़ा चांदपुर मणिपुर, जैसे श्रीनगर जम्मू कश्मीर, वहाँ पे हमारी पढ़ाई हुई है। मतलब जैसे जैसे शिफ्टिंग हो रही थी आप भी उन्हीं के साथ साथ जा रहे थे? हाँ, शिफ्टिंग हो रही थी, लेकिन साथ में एक और चीज भी थी। कुछ ऐसी जगह होती है जैसे नागालैंड में कोहिमा के आगे एक जगह है जूनो बूटो या वहाँ पे आज वहाँ पे अब स्कूल नहीं है, उस टाइम पे नहीं था, तो फिर हम देहरादून आ जाते थे। तो हमारी इस टाइप की शिफ्टिंग चली। देहरादून में ही मैं कोई 5 स्कूल कॉलेजेस में मेरी पढ़ाई हुई है जी। और ऐसी पढ़ाई करते करते फाइनली मैं 12th मैंने 10th रादर मैंने देहरादून में डीएवी हाथीबरगला सेंट्रल स्कूल से करी जी। फिर उसके बाद 12th यहीं से मैंने करी, फिर 12वीं और फिर ग्रेजुएशन करा। ठीक है सर। तो ऐसी जर्नी चल रही थी, अच्छी खासी घूमने के भी मौके मिल रहे थे उसी में। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक हमारे लिए भी एक कई बार बैकग्राउंड देखते हैं अपना, तो मैथमेटिक्स में मैं अच्छा होता था। तो 10th में तो मेरे मैथमेटिक्स में 150 में से 150 नंबर आए थे 10th में। फिर उसके बाद जब मैं 12th में आया जी तो हम थोड़ी सी दिशा दूसरी तरफ घूमने शुरू हो गए और मेरी सप्लीमेंट्री आई 12th में। 12th मैथ में? हाँ, पूरे एग्जाम में बेसिकली। ऐसा सर क्या हुआ था कि आपकी सप्लीमेंट्री आ गई? वही बोल रहा हूँ, दिशा वही कौन सी दिशा में चले गए थे? यूथ बंडल ऑफ एनर्जी है, उसको सही चैनलाइज करोगे तो कलाम साहब बनेंगे सही चैनलाइज कई बार थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता तो दाऊद इब्राहिम बन जाए वैसे वाला। और वो बंडल ऑफ एनर्जी को भी समझने की जरूरत है। तो उसी में हम भी कहीं दिशा मतलब रहे होंगे, कोई उदंडी टाइप कुछ वैसे। तो उसमें 12वीं में हमारी वो आई ग्रेजुएशन, जब हमने करा तो हम फेल हो गए पहली बार। तो सर ऐसा होता है कि जैसे मतलब फेल हो जाते हैं, ये नॉर्मल है हर घर का, फेल हो जाते हैं तो जैसे घर जाते हैं तो हम पिटाई बहुत होती है, तो आपकी हुई इस समय? हाँ, पिटाई थोड़ा, जब तक पिटाई होती उससे पहले ही घर वाले थे दुखी, कोई शक ही नहीं है। फिर उसके बाद में कहीं ऐसा हुआ कि बीच में हमारे फादर थे ग्वालियर में पोस्टेड जी, वहाँ पे बीएसएफ की ट्रेनिंग एकेडमी है टेकनपुर में जी। तो उस टाइम पे वो डिप्टी डायरेक्टर थे उसके।
तो जब वहां पे मैं था तो 10 बजे सो के उठते थे हम। संडे को उस टाइम पे एक सीरियल आता था इसमें दूरदर्शन में, उसका नाम था परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। और उसमें जो हमारे देश में जिन जिन लोगों को परमवीर चक्र मिले, जी। जिंदा या मरणोपरांत, उनका वो सीरियल कोई 1 घंटे का आता था। मतलब उनकी स्टोरी कवर करते थे। कंप्लीट स्टोरी उनकी, जी। और कैसे उन्होंने वो एक्ट ऑफ गैलेंट, फाइनली बैकग्राउंड एक्ट ऑफ गैलेंट, और फिर जो भी उसके बाद हुआ। ये अभी भी आता है? उस टाइम परमवीर चक्र तब आता था, अभी भी है वो तो कहीं ना कहीं नेट में तो अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, कोई ठीक भी है सर। देखे परमवीर चक्र तो पक्का नेट में उसके सारे के सारे एपिसोड अभी भी हैं। 89 90 की बात कर रहा हूँ, 91 की बात कर रहा अच्छा हूँ। अच्छा सर, ठीक तो है। तब वो सीरियल देख करके कहीं हमें जोश आया, जी। उनके एक्ट देख करके, कैसे वो मतलब धीरे धीरे उनके अंदर वो भावना आती गई, और कैसे देश के लिए, जमीन के लिए पाकिस्तान से लड़ते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। जी। उसको देख करके कहीं अंदर से, हमारे अंदर भी बचपन से ही थी वो फीलिंग। वो फीलिंग फिर दोबारा से आई, फिर हमने थोड़ी तैयारी करी, जी। और फिर हमने पहली बार एग्ज़ाम दिया इसका, आईएमए का, और हम पास हो गए। उसके बाद में इंडियन आर्मी में चले गए। बस तो 20 साढ़े 20 साल की एज में हम आर्मी में चले गए थे। बाकी जर्नी फिर आर्मी की हो जाती है हमारी। सर जो 20.5 साल की आपने बात की, उस समय के बच्चे की मेंटेलिटी क्या होती है सर? मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा कि आपकी उस समय क्या मेंटेलिटी थी जब आप वहां पर गए थे? मतलब बच्चा तो, यूथ तो एक देखो, उसके अंदर हर चीज करने की, हर विचार को इम्प्लीमेंट करने की और एक अलग ही क्षमता होती है। जी। ओनली थिंग इज कैसे उस दिशा को कैसे सही समय पे या तो कोई समझाए या फिर नेचुरली वो समझ ले। जी। अब उस टाइम की, मैं आज की तारीख से अगर वो करने की कोशिश करूं तो हो सकता है मैं थोड़ा सा ना सही दिशा में भी ना बोलूं, क्योंकि उस टाइम पे भी जैसे हम डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे, तो तब भी वहाँ पे कोई 17-18 हज़ार स्टूडेंट्स पढ़ते थे। 17 फिर 18। उसके बाद में तो वहाँ पे कोई 40 हज़ार स्टूडेंट्स पढ़ते थे डीएवी कॉलेज में। अभी शायद कम हो गए हैं। लेकिन दूसरा ये है कि देहरादून की पॉपुलेशन देखो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इनसे बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना बहुत फर्क आते हैं जी। कि रोजगार के जरिए अब कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। फिर वो एजुकेशन मेथड्स हमारे कहीं ना कहीं उस टाइम के कैसे थे और अभी कैसे आप ये। चेंज हो गए हैं, तो उससे आदमी डिसोरिएंट हो जाता है, क्योंकि वो सही तरीके से उसको गाइडेंस नहीं मिलती। जी। तो मतलब वो भी एक चैलेंजिंग टाइम ही रहा होगा किसी ना किसी के लिए, जैसे भी उस टाइम पे था। तो उस टाइम पे यूथ की जो सोच है, मेरे को लगता है कि यूथ की सोच तो आज भी वही है। ओनली थिंग इज कि यूथ की सोच को आज की तारीख में गाइड करने वाले किस प्रकार के लोग हैं। जी। चाहे वो हमारे परिवार वाले हैं जिनको जो अवेयरनेस है, चाहे वो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में है, चाहे हमारे गवर्नेंस के मॉडल में है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इफेक्टिव सोसाइटी को स्ट्रांग बनाने के लिए, चाहे हमारे सेलेक्टेड वो लोग हैं जिनको कि हम पॉलिटिशियंस बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट को चलाने का एक बड़ा एक जिम्मा अपने साथ लेकर के चलते हैं। तो सोच यूथ की उसके साथ में कहीं ना कहीं डिसोरिएंट हो जाती है। उसी के बीच में कहीं वो और अच्छी भी होती है। जी। पहले आईआईएम नहीं होते थे, आईआईटीज इतनी नहीं होती थी, मेडिकल कॉलेजेस इतने नहीं होते थे। आर्मी तो सबका पैशन पहले भी था, अभी भी है, लेकिन बाकी जो जगह हैं उनमें लिमिटेड लोग जाते थे। अभी तो इतने ज़्यादा स्कोप है, लेकिन उसके साथ में फिर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी के बीच का एक एवरेज है जो यूथ की सोच को एक दिशा देता है, और उसमें कैसे वो एक देश के निर्माण में काम आता है, वो एक बात बन जाती है। तो सर आईएमए की जो ट्रेनिंग है सर, वो उस ट्रेनिंग में क्या होता है? थोड़ा उस ट्रेनिंग के बारे में बताइए। वो ट्रेनिंग ऐसी है कि सबसे पहले तो आप देखते हो बहुत बड़े बड़े पोस्टर सड़क पे लगे हुए, ज्वाइन आर्मी एज एन ऑफिसर। एक टैंक खड़ा होता है, टैंक के ऊपर एक वो क्या बोलते हैं, ग्लैडिएटर का रेबैन का गॉगल पहन के एक सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट खड़ा है। तो आदमी देखता है कि मैं भी इस ड्रेस में हूँगा, सर बूस बम आ रहे हैं। मतलब वो होता ही है। फिर उसके बाद में वो कई गाथाएं चलती हैं कि कैसे अरुण खेत्रपाल ने 6 महीने की नौकरी में चाइना से, पाकिस्तान से लड़ते हुए अपना सेक्रीफाइस करा। उसकी स्टोरी जब सुनते हैं तो वो सब सुन करके हम जब गेट में घुसते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के, तो हम उस टाइम पे पूरा वो रहता है कि अब तो मैंने पाकिस्तान और चाइना को ठोक देना है। फिर अंदर घुसते हैं, और घुसते ही सबसे पहले क्या होता है, तुम जाते हो फर्स्ट टर्मर,
तो सेकंड टर्म वाला होता है ना, वो तुम्हारी सारी बराबर कर देता है तुम्हें, ज्यादा अंग्रेज बन रहा है चल इधर आ जाओ, और तुम्हारा रगड़ा शुरू। उसके बाद तो पहले 15 दिन तो पता ही नहीं चलता कब नींद आ रही है, कब उठ रहे हो, खाना खाने जा रहे हो, हर जगह बस तुम्हारा धुनाई हो रही है, रगड़ा मतलब ही चल मेंटल रहा है। रगड़ा, हाँ उसे रगड़ा बोलेंगे। लेकिन फिर वो धीरे धीरे रगड़ा इम्प्रूव होता रहता है। एक चीज होती है मसूरी नाइट। मसूरी नाइट का मतलब है कि रात को 31 दिसंबर की रात को जी आपको अंडीज में, जी। और जब पूरी ठंडी हवा चल रही है, हम्म तो मसूरी से आती थी ठंडी हवा उस टाइम हम्म। पे, होता है ना मसूरी की शीतलहर, जी। वो ठंडी हवा आ रही है और आपको छत पे चढ़ा देंगे। अच्छा, ऊपर। और हाँ, छत के ऊपर, वो भी नहीं, उससे पाइप पुइप से पकड़ पकड़ करके अच्छा। खुद चढ़ना है ऊपर, हाथ हूथ भी वो रखे, ठंड पूरी तरह खुंदक आ रही है, हम्म। और फिर एक बाल्टी पानी आ जाएगा, फिर वो बाल्टी अपने ऊपर डालते रहो थोड़ा थोड़ा, तो उसे बोलते हैं मसूरी नाइट। तो फुल खुंदक, ये क्या है, ये सब चीजें। लेकिन फाइनली उस ट्रेनिंग का एक जो 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, वो कुछ इस टाइप से होता है कि आप और मैं अगर ट्रेनिंग के टाइम पे, आप और मैं हैं, आपने कुछ गलती कर दी, तो हमारी पूरी कंपनी या पूरी बटालियन सबको एक साथ रगड़ा लग रहा है एक आदमी की वजह से। एक आदमी की वजह से। तो वहां से इंस्ट्रक्टर बोल रहा है कि अच्छा बताओ किसने गलती करी है, तो कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। तो बोलते हैं कि अच्छा तो कोई और बता दो कि किसने गलती करी है इसको। अब मैंने अगर बता दिया कि आपने गलती करी थी, जी। तो फिर वो इंस्ट्रक्टर और वो इंस्टीट्यूट जिसे इंडियन आर्मी बोलते हैं, वो हमेशा मेरे को एक नेगेटिव तरीके से देखेगी, क्योंकि मेरे अंदर इतना भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने साथ वाले को मैंने फंसा दिया। मतलब ये सिखाते हैं कि आपको अपने साथ वाले बंदों को साथ लेके चलना है। और उसमें जब हम वापस आते हैं जी। तो गलती आपकी थी ना, तो आपकी धुनाई भी होगी, सब मिलकर के कंबल परेड बोलते हैं उसे। अच्छा। लेकिन जब इंस्ट्रक्टर और पनिशमेंट की बात आएगी तो कोई कमिट नहीं करेगा, गालियां देंगे बुरी तरह से। अब उसका एक एडवांटेज, हम अब एकेडमी से पास आउट होते हैं, जी आप चले गए कहीं नॉर्थ ईस्ट में, जी मैं चला गया कहीं इसमें लद्दाख में। जी मेरी भी बहन है, आपकी भी बहन है, जी आपकी बहन की शादी है, जी। और मेरी बहन की शादी है। तो जब मेरी बहन की शादी हुई तो मैं, कई बार ऐसा होता है फौज की जो ड्यूटी है उसमें, क्योंकि हम दुश्मन से लड़ने के लिए डिप्लॉयड हैं, तो उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी है मेरे देश की जमीन। सबसे पहले वो मेरे सामने आता है, जी। मेरा देश। मेरा देश। फिर आता है मेरे जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, मेरे उनकी साथी। देखभाल, साथी, जूनियर। जी। और फिर आता है मेरा अपना परिवार, अपना मतलब घर। तीसरे नंबर पे परिवार आता है। हाँ, इसे बोलते हैं हमारी एक जो ओथ है। आईएमए में जो बिल्डिंग है जहाँ से हम पास आउट होते हैं, उसे बोलते हैं चैटवुड, चैटवुड बिल्डिंग। जी। तो इसको बोलते हैं चैटवुड ओथ। तो उसमें पहला जो पॉइंट है वो है, सबसे पहले तो मेरा ऑनर जो है वो है मेरा देश, ठीक है सर। मेरा राष्ट्र, मेरे जी। राष्ट्र की जमीन। उसकी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, उसके लिए मैं अगर अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, तो शायद अपनी बहन की शादी में भी ना जाऊं, ऐसा भी मेरे अंदर वो कैरेक्टर रहना चाहिए। जी। वो एक फौजी से उम्मीद करी जाती है। जी। दूसरा कैरेक्टर देखा जाता है कि मेरे जो वेलफेयर है, मेरे जो नीचे जो मेरी बात पे हर काम करने के लिए, जान देने के लिए, डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं, मेरा उनका वेलफेयर, जी। उनका जो परिवार है, उनका फ्यूचर है, मेरा वो दूसरा जिम्मेवारी बनती है। जी। और आखिरी में आती है फिर मेरी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी। मेरे घर की, मेरे परिवार की, सब चीज़ों की। जी। तो वैसे में ही मैं उस चीज़ पे आना चाह रहा था। ये ओथ तो होती है, जी। लेकिन मैं उस पे आना चाह रहा था कि एकेडमी की ट्रेनिंग, आप और मैं कोर्समेट हैं, आप अरुणाचल में पोस्टेड हैं पास आउट होने के बाद, मैं लद्दाख में हूँ। जी। आपकी और मेरी बहन है एक एक। मेरी बहन की जब शादी होती है तो हो सकता है कि मैं किसी कारण से, ये जो नेशनल कॉज होते हैं, जी। मैं छुट्टी पे ना जा पाऊँ। बिल्कुल। लेकिन आपकी बहन की शादी होगी तो मैं वो नेशनल कॉज के ऊपर भी जाऊंगा छुट्टी पे, आपकी बहन की शादी अटेंड करने। अच्छा। वो इस रगड़े की खासियत है जो हमने मसूरी नाइट में एक साथ करा, जो हमें पूरी रात भर कंपनी बटालियन को जो सेंट्रली रगड़ा चला, और जो 1.5 साल में हमारे को ऐसी सब चीज़ों में एक सिखलाई मिली। तो पढ़ाई भी होती है, हर एथिक्स होती है, हर चीज़ें सिखाई जाती हैं, ट्रेडिशन, कल्चर, नॉर्म्स, डिसिप्लिन, जेंटलमैनली क्वालिटीज। जी। लेकिन सबसे बड़ी जेंटलमैनली क्वालिटी
यह है कि एज अ टीम हम कैसे एक दूसरे को, बडीज को हाईएस्ट रिस्पेक्ट दे सके। जी सर। तभी आपको बोला जाता है, एक यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको दो शब्दों से बोला जाता है, एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन। ऑफिसर और जेंटलमैन खाली एक ही होता है सारी ट्रेनिंग के बाद, वो है इंडियन आर्मी का सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट। जी, मतलब सर आप कोई भी सर 3 पॉइंट बता दीजिए, कोई भी 3 क्वालिटीज जो कि एक नॉर्मल पर्सन है वो अगर अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में लेके आता है तो वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। तो कोई भी सर 3 पॉइंट बता दीजिए। कोई 3 पॉइंट जो है ना, हर एक के साथ में अपने अपने लागू होते हैं जी। लेकिन यह है कि ये एक बड़ा वैसा बैलेंस है कि ठीक है, मेरे को अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है जी। तो मेरे को अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने में ना, मेरे ऊपर कई लोगों की अपेक्षाएं भी हैं मेरे से, जी। इच्छाएं भी हैं, मेरे पेरेंट्स की हैं, मेरे जो टीचर्स हैं उनकी हैं, मेरे साथ वालों की हैं, और जो मेरे से छोटे हैं वो देखते हैं कि भैया, भाई साहब ये कैसे करेंगे। एक मेरे पे ये अपेक्षा है, दूसरा मेरी अंदर की एक अपेक्षा है कि उनकी तो मेरी तरफ ये है, मैं उनकी जिम्मेवारियां कैसे पूरी कर सकता हूँ, वो ये सोचते हैं तो मैं कैसे इसको करूं। तो उसको ना एक बड़ा, मेरे को लगता है कि एक बैलेंस तरीका ये है कि पहले तो हम ये समझ लें कि हमारे अंदर हर कोई तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बनेगा। बिल्कुल सर। हर कोई तो हाईएस्ट बिजनेसमैन नहीं बनेगा। हर कोई तो परमवीर चक्र वाला उसको मौका नहीं मिलेगा। नहीं। हर किसी को कोई ना कोई ऐसी चीज रहेगी जो कि अपने एक खासियत होती है। तो अपने तरीके को पहले आइडेंटिफाई कर लो। आज मेरे ख्याल से हर किसी के, हर युवा के अंदर इच्छा होती है कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दूं इस देश के लिए जी, या मैं उल्टा बोलूंगा, सबसे पहले अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, फिर उसके बाद में अपनी कम्युनिटी के लिए, फिर उसके बाद में अपने राष्ट्र के लिए, जो धीरे धीरे करके बनते हैं जी। तो अभी कंट्रीब्यूशन में कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती कि ये वाला प्रोफाइल जो है ये बहुत अच्छा है, ये खाली फौजी होना चाहिए तभी देशभक्त होगा। एक अच्छा देशभक्त वो भी है जो आज सबसे डाउन ट्रॉडन लोगों के लिए काम कर रहा है, ताकि सोसाइटी में जो डिस्पैरिटी आ रही है, जो सोसाइटी में हमारे अमीर गरीब के बीच में जो डिसबैलेंस आ रहा है, खत्म कर सके, उसे खत्म करने वाला बने, वो ब्रिजिंग का काम करे जी। कैसे अपने को आइडेंटिफाई करें हम कि हमारे अंदर क्या खासियत है। मेरे को लगता है एक तरीका ये है कि हम अभी यहाँ पे हम यहाँ स्क्रीन में दिख रहे हैं और 2 हमारे स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर। एक आदमी आया, उसने हम चारों को एक कहानी सुनाई, एक गाथा सुनाई। उसने गाथा सुनाई हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी के बारे में। जी सर। हम चारों ने सुन ली, वो स्टोरी सुनी, कैसे वो एक बच्चा मछुआरे परिवार में हुआ, कैसे पढ़ाई करी, कैसे वो स्पेस टेक्नोलॉजी में आया, कैसे उसने चीजें आगे करी हो गया। उसके 15 दिन के बाद में एक दूसरा आता है, वो आकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बताता है बड़े अच्छे तरीके से, वही पूरी नरेशन बचपन से लेके। तो उसमें ना हर एक की एक स्टोरी उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर को भी हाईलाइट कर रही है। एक तीसरा आता है, वो आकर के बताता है जनरल बिपिन रावत के बारे में। आज जनरल बिपिन रावत एक हमारे आदर्श भी है सबके, बिल्कुल बिल्कुल, उनके बारे में बताता है। कोई आता है, वो एक अच्छे डॉक्टर के बारे में बताता है, कोई एक अच्छे इंजीनियर के बारे में आके बताता है, कोई एक आकर के समाज सेवा में जो लगे हैं, पर्यावरण को बचाने में लगे हुए हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में बताता है, गौरा देवी के बारे में बताता है। ये सब हो गया। अब ये हो गए 4 महीने। ये 4 महीने के बाद में हमको सबको बिठाया और टीचर ने आके बोला, तुम अपनी मर्जी से एक आदमी के ऊपर ऐसे लिखो। ये जो तुम्हें 6 कहानियां सुनाई गई थी 6 महीने में, ठीक है। आपने लिखी जनरल बिपिन रावत पे जी, मैंने लिखी गौरा देवी के ऊपर जी, इसने लिखी कलाम साहब के ऊपर जी। तो जो गौरा देवी की जो स्टोरी मैंने लिखी है, तो मेरे घर वालों को, मेरे टीचर्स को, सबको ये समझ में आना चाहिए कि मेरे अंदर से जो प्रैक्टिकल जो वो है ना कि मेरे को आगे किस फील्ड में जाना चाहिए, वो गौरा देवी की सोच वाली है। आपके अंदर क्या फील्ड है? आपके अंदर है जनरल बिपिन रावत, इंडियन आर्मी जी। इसके अंदर है अब्दुल कलाम, एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर। तो अगर हम उसको उस दिशा में लेकर के जाएंगे तो शायद वो अपने जो खासियतें हैं उसको अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कर पाएगा, उस फील्ड में जाएगा, सेटिस्फाइड रहेगा और नेशनल कंट्रीब्यूशन में उसका बड़ा रोल होगा। तो इंडिविजुअल को कैसे बोलते हैं ना, काउंसलिंग, गाइडेंस जी, प्रैक्टिकल तरीके होने चाहिए। अगर गाइडेंस में आकर के कोई बोले, मैं कहीं जाकर के बोलूं कि भाई
मैं तो एक फौजी हूँ, तो मैं उसी का तो गाइडेंस बोलूंगा, ज्वाइन आर्मी एज एन ऑफिसर। जी अब उसमें अगर मैं चीजें वो करता रहूंगा तो मैं आपको भी खिचड़ी में डाल, जी तो हो सकता है कि मैं आपको कोई ऐसी चीज जरूर करा सकता हूँ कि डिसिप्लिन की बताऊं, पर ओवरऑल कैरेक्टर की जो बात है शायद उसका एक प्रैक्टिकल तरीका ये हो सकता है। जी। सर आपकी सर लेफ्टिनेंट से सर कर्नल तक की जर्नी कैसी रही है, उसके बारे में बताइए सर। लेफ्टिनेंट से आप कर्नल कैसे बने? देखो, ये तो वो है, आर्मी की सीनियोरिटी है जी लेकिन आर्मी की सीनियोरिटी जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते रहते हो, जैसे आर्मी आपको सिखाती रहती है, जी तैयार करती रहती है, कोर्सेज कराती है, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर देती है, उसके साथ साथ होते रहता है। जी हमारी तो बड़ी एक अच्छी मजेदार जो आर्मी की लाइफ रही है, सेकंड लेफ्टिनेंट डे से, और जो मैंने 27.5 ईयर्स जो आर्मी में सर्व करा, जी उसके बाद मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, जैसे वॉलंटियर रिटायरमेंट बोलते हैं, वो ले लिया था। जी तो हमारा तो बड़ा अच्छा रहा। आते ही हमको सबसे पहले मौका मिला बैरकपुर, जहाँ पे कि सबसे 1857 का रिवोल्ट शुरू हुआ था। जी वहाँ पे एक अलग फीलिंग आती थी। वहाँ मंगल पांडे वो गन होती थी, जी तोपें, मंगल पांडे पार्क होता था। अच्छा उधर। हाँ, उसके बाद सीधा ही हमको मौका मिला सियाचिन ग्लेशियर में जाने का। सियाचिन ग्लेशियर से फिर मेरे को मौका मिला माउंटेनियरिंग में, आर्मी ने जो एक्सपोजर दिए। फिर उसके बाद में मेरे को सडनली मौका मिला दोबारा से कहीं इंस्ट्रक्शनल आर्मी के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें जाने का। फिर मेरे को मौका मिला माउंट एवरेस्ट जाने का इंडियन आर्मी की तरफ से। फिर वहीं से फिर हम दोबारा जम्मू एंड कश्मीर, वो यही आज जो फेमस इलाके हैं, शोपियां, पुलवामा, राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, इन सब जगह सर्व करने का। फिर मेरे को यूएन मिशन में मौका मिला। यूएन मिशन में भी उस जगह जहाँ पे आज हमास और इजराइल की सीरियस लड़ाई चल रही है, उधर 1 साल। तो उसके बाद में फिर कई सेंट्रल प्लेन्स जगहों पे भी रहा, और लास्ट फिर हमारा रहा NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी 2013 में। उसके बाद फिर केदारनाथ पुनर्निर्माण, वहीं से फिर वॉलंटियर हमको होकर के हमने आर्मी छोड़ दी। लेकिन ये जो हमको मौके मिले, इसमें मतलब जो हर किसी की इच्छा होती है कि मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मैं एक अंदर से जो एम्बिशन, एक इच्छाएं होती है, जो मैं कह रहा था कि शुरू में वो ग्लैडिएटर वाला, मेरे को वो सारे मौके मिले हैं। मतलब मैं बोलूं, जम्मू कश्मीर में उन इलाकों में जहाँ पे कि आदमी सोचता है मेरे को भी टेररिस्ट मारना है, अच्छा। लेकिन फौज में हर इतने सारी बड़ी फौज है जी, हर किसी को तो टेररिस्ट मारने का मौका नहीं मिल पाता। बिल्कुल सर। तो उसमें क्या है, मेरे को तो मौके मिले हैं जिसमें हमने, उसमें सर आपका एक किस्सा भी है सर। आपने सर ऑपरेशन पराक्रम किया था सर, उसके बारे में बताइए कि वो ऑपरेशन क्या था आपका? ऑपरेशन पराक्रम भी एक बड़ा, ऑपरेशन पराक्रम पूरे देश का हुआ था जी। मतलब जब इसमें 2001 में जी, जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, ठीक है सर। उस टाइम पे एक तंजीम बनी थी, उसको बोलते हैं हरकत उल जिहादी इस्लामी, HUJI, हरकत उल जिहादी इस्लामी जी, जिसका कि मास्टरमाइंड था गाजी बाबा। गाजी बाबा ने प्लान करा था पार्लियामेंट में अटैक, और क्योंकि वो डेमोक्रेसी, इंडियन सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है, उस पर सबसे बड़ा ब्लो था, तो तब हमारा प्लान बना था कि हम पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करेंगे उस समय। हाँ, पूरे देश का। अच्छा। तो उस ऑपरेशन को बोलते हैं ऑपरेशन पराक्रम, जिसमें पूरे इंडियन आर्मी डिप्लॉय हुई थी पाकिस्तान में जाने के लिए। लेकिन उसी ऑपरेशन पराक्रम के दौरान कहीं इंडियन आर्मी और अग्रेसिव मोड में आई, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में। कहीं पे वो आई उसमें कि कैसे हम अपने डिफेंस पोटेंशियल को और एनहांस करें। तो उस टाइम पे मेरी पोस्टिंग आई थी, मैं माउंट एवरेस्ट करके आया था पहली बार, क्लाइम करके 2001, और मेरी पोस्टिंग के लिए सर आपको अवार्ड भी मिला है, विशिष्ट सेवा मेडल। वो बाद में 2012 में मिला। अच्छा। और 2012 में मिला। हमें 2 बार मौके मिले हैं एवरेस्ट के ना जी। तो उस टाइम पे हम आए शोपियां, पुलवामा में, और तब फिर हमारे छोटे छोटे टेररिस्ट ऑपरेशन शुरू हुए। कभी वो पहली बार तो बल्कि मेरे को याद है जब 2 टेररिस्ट थे और हमने बड़ा तरीके से दिमाग लगा के अपने को हीरो समझते हुए उनको मारने की कोशिश करी। एक उनमें से बड़ी मुश्किल से मरा और एक भाग गया, हमें टाटा बाय बाय करके। ऐसा आपने क्या किया था कि वो मतलब नहीं मरे, भाग गए थे? वो भी मतलब कहने के लिए है टेररिस्ट, कोई सोचता है, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है।
बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, और मतलब अकेला आ रखा है वहां पे, तो ऐसा नॉर्मल भेड़ का बच्चा तो नहीं है कि सीधा पकड़ लेते। हाँ सर, वो तो है। अभी तो इतने बड़े बड़े टेररिस्ट ऑपरेशन होते हैं, तो उसमें पूरी फौजें लगी रहती हैं, तब जाकर के कहीं इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर एक सिविलियन होता है वो देखने में, तो अगर सिविल समाज में चले जाएगा तो किसी को पता भी नहीं होता कि कौन है। तो ये सब चीजों के बीच में ही कहीं उसको कैसे आइडेंटिफाई करा जाए, तो ये तो आसान चीज नहीं है। तो सर कैसे आइडेंटिफाई करते थे? आइडेंटिफाई के बहुत सारे तरीके हैं, उन्हीं पे मतलब हम बताने की वो जो कोशिश कर रहे हैं। जी जी बताइए। तो ये है 2001 की बात। जी 2001 में हम जब माउंट एवरेस्ट फर्स्ट टाइम जो इंडियन आर्मी का सक्सेसफुल एक्सपीडिशन गया था, जी हम वहां से वापस आए थे। जी। और वही पीरियड था जब ऑप पराक्रम भी शुरू हुआ था, जबकि पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। तो उस टाइम पे मेरी पलटन 4 गढ़वाल राइफल जी शोपियां में डिप्लॉयड थी। अच्छा, शोपियां में। हाँ, शोपियां, पुलवामा शोपियां फेमस है जी। वहां पे डिप्लॉयड थी। तो हमारी पोस्टिंग आई पलटन में। तो पहली बार हमारे को ना ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है, ये प्लेन्स का जो उधर इसका कश्मीर का जो इस वाला इलाका था, प्लेन्स वाला जी और बिल्ट अप एरिया का, तो हमको वो एक्सपोजर वहां पे पहली बार मिला। तो वहां पे अब एक टेररिस्ट क्या है, अगर उसके पास हथियार नहीं होगा तो वो तो, और एक सिविलियन में तो कोई फर्क पता नहीं चलता। बिल्कुल। अब कैसे उसको आइडेंटिफाई करो, कैसे उसे ढूंढो। लोकल्स का सपोर्ट उसके पास है, लेकिन बहुत सारे लोकल्स ऐसे भी हैं जो उनसे परेशान रहते हैं। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली वो डर की वजह से बोल नहीं पाते हैं। 80% ऐसे होते हैं, मतलब जो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो फिर ये ना बड़े अजीब सी हरकतें करते हैं, गर्दन काट देंगे। अच्छा। वो मैसेज देने के लिए कि हमारे खिलाफ कोई नहीं जाए, अच्छा। वैसे वाली चीजें करना। तो उसके बीच में फिर हम धीरे धीरे कहीं जब लोगों के साथ इन्वॉल्व होने शुरू हुए, तो तब हमें समझ में आया कि अगर एक टेररिस्ट कैसे उसको ट्रेल करना है, उसकी सोच को देखना है, तो वो कैसे सोचता है, उस सोच को लेकर के चलो। तो अब एक टेररिस्ट किसी गांव में जाएगा, तो गांव में कहाँ पे रहेगा? शायद वो घर होगा जिसमें कि सेफ्टी हो उसकी, जी। उस घर में टॉयलेट बाहर ना हो, ताकि बार बार बाहर जा रहा है आना जाना ना हो तो दिखेगा। उस घर में खाने पीने के साधन ठीक हों। लोग सोचते हैं कि लड़कियां हो घर में, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नहीं जाता है उस घर में। अच्छा। मतलब हम सोचते हैं कि लड़कियां सुंदर होंगी, शायद टेररिस्ट गलत काम के लिए जाएगा, लेकिन उसको क्योंकि और उसका इंटेंशन है, तो वो उस चीज के लिए नहीं जाता। अब ऐसे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेकर के आप मान लो एक गांव को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है सर। अब उस गांव का प्लान कर रहे हो आप कि किन किन घरों में आ सकता है टेररिस्ट। तो घर वाले के पास खाने पिलाने का तरीका होना चाहिए। इसका मतलब अगर किसी के घर में ट्रैक्टर है और अच्छी गाड़ियां गुड़ियां हैं, उसका खाने खिलाने पिलाने का साधन भी होगा। बिल्कुल होगा। उसके घर में कमरे बड़े हैं, टॉयलेट अंदर है, तो वो एक प्रोबेबल जगह बन जाती है। जी। वो जो है जो मेन जो गांव है, गांव के आउटस्कर्ट्स में है, ताकि कहीं भागना पड़े तो एकदम से वो बाहर निकल के भाग जाए। बीच गांव में होगा तो फंस सकता है। कुत्ते होंगे, कुत्ते रात को भौंक देते हैं, तो शायद उसके घर में कुत्ते ना हो। तो ऐसे करके आप ना एक धीरे धीरे एक अपना एक पैटर्न बनाते हो कि ओके, इन पैटर्न को देख करके मैं कोशिश करूंगा आइडेंटिफाई करने की कि किन किन जगहों पे टेररिस्ट आ सकता है। जी। जैसे बोलेंगे एक बेसिक असेसमेंट जो होता है। तो ऐसी चीजें हमने करनी शुरू करी। फिर उसके बाद में हमको ये परमिशन थी कि हम एक हमने छोटी टीम बनाई। ठीक है। वो टीम हमने बनाई जो कि टेररिस्ट लगनी शुरू हो गई। अच्छा, एक खुद की अपनी? हाँ, खुद की अपनी टीम। दाढ़ी बढ़ाई गई, वो कुर्ते पजामे वैसे ही पहने गए। अच्छा। एक होता है अल हदीस, जो एक अच्छा इनके इस्लामिक मजहब में एक जो होता है तरीका, तो वो कुछ कपड़े पहनने का पैटर्न, पाँव में जो पजामा है तो पाँव के टखने से ऊपर होगा। तो उससे भी हमें तो एकदम से नहीं लगता है, लेकिन जो लोग हैं उन्हें पता चलता है कि ये अपना थोड़ा अलग है। तो ये आपको ना आइडेंटिफाई करवा रहा है कि शायद ये टेररिस्ट हो सकता है। अच्छा। फिर उसके बाद में क्या होता है, क्योंकि उसे अपने मजहब की तरफ भी कटर होना है, तो शाम के टाइम पे जो जुमे की नमाज होगी वो जरूर नमाज पढ़ेगा। जरूरी नहीं है मस्जिद में जाके पढ़े, जिस भी जगह पे है वहां से, जिस दिशा में मदीना है, काबा है, उस दिशा में पढ़ने की कोशिश करता है। अच्छा। तब दिशा कैसे दिखेगा? तो उसके पास एक छोटा सा कंपास होता है। अच्छा, छोटा कंपास? छोटा सा, इतना बड़ा। वो खाली दिशा देता है बस, तो वो उसकी जेब में होता है। जी। एक उसके पास कुरान शरीफ होगी। अच्छा। कुरान शरीफ में उसका नाम लिखा होगा। अच्छा। अबू बकर, अबू हमजा। उसके पास एक लकड़ी का टुकड़ा होता है इतना बड़ा, जी, जैसे हम दातून करते हैं। हाँ। तो
ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजन फॉलो करेगा वो उसी लकड़ी से ही टूथब्रश करता है। अच्छा, तो उसको बोलते हैं मुशवाक। मुस्वाक। मुशवाक एक लकड़ी है, जी। उसको वो यूज करता है। तो एक लकड़ी का टुकड़ा होगा जेब में, अच्छा। अपने को साफ सुथरा रखने के लिए। आप जब टॉयलेट जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आप अपने को अच्छे तरीके से क्लीन वॉश करते बिल्कुल हैं, वेल मेंटेन रखते हैं। वेल मेंटेन रखते हैं। तो वेल मेंटेन में जब आप पी के लिए भी जाते हैं, पेशाब के लिए जाते हैं, तो एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा होता है उसके पास में जी, कि पेशाब के बाद में वो ना अपने टच करता है, ताकि वो कोई ड्रॉप वगैरह उसकी बॉडी में ना टच कर जाए। तो ये सब अगर उसकी जेब में है तो वो ना एक इंडिकेशन देता है कि ये ऑर्थोडॉक्स कट्टर है। जी। और ऑर्थोडॉक्स कट्टर इन चीजों के साथ में तो फिर एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि हाँ, इसको जरा आप देखिए, मतलब ये दिखे तो शायद इस पे चांसेस है ज्यादा के। अच्छा, ऐसी चीजें हमने सीखी, ऐसी चीजें हमने करने की कोशिश करी। तो ये कितने दिन में सीखा था आपने? ये कोई मतलब प्रोसेस तो हमेशा धीरे धीरे सीखते रहता है आदमी, लेकिन कोई 1.5 साल, 1.25 साल में रहा हूँ, तो उसमें धीरे धीरे करके ऐसे करके हम सोच में ग्रेजुएट करते गए। अच्छा, 1.25 साल लग गए धीरे आपको वहां धीरे तक पहुंचने? हाँ, मतलब पहले कुछ रहा, फिर उसके बाद में कुछ बढ़ा, फिर उसके बाद में हमारे बीच में कहीं इनसे कॉन्फ्लिक्ट भी होती गई, कहीं ऑपरेशंस भी हुए, कहीं हमारे ज्यादातर हमारे ऑपरेशन स्मॉल टीम ऑपरेशन ही थे। तो ये सब वो पीरियड की बात है जिसमें कि हमको मौका मिला है, शायद हम बहुत कम उन फौजियों में से हैं जिनको मौका मिला है खुद 17 टेररिस्ट को गोली चला करके मारने का। 17 टेररिस्ट? हाँ। और हमको मौका मिला है ऐसे ऑपरेशन करने का जो मतलब जैसे यूनिक बोलेंगे आज, कि एक जो हमारा फेमस जो पराक्रम का सबसे फेमस ऑपरेशन है उसे बोलते हैं ऑपरेशन कोंग वतन। कोंग वतन? हाँ। तो सर उसके बारे में बताइए। तो ऑपरेशन कोंग वतन में क्या है कि पहाड़ है, पीर पंजाल के पहाड़ हैं जी, उसमें कहीं एक बार 2 टेररिस्ट दिखाई दिए। तो हमारी एक टीम कहीं देख रही थी, ऑब्जर्वेशन में लगी हुई थी। उसने जब देखा कि उस हाइट पे 2-3 किलोमीटर की दूरी पे बायनोकुलर से दिख रहा है 2 लोग बड़ी संदिग्ध सी हरकत करते हुए, अच्छा, सोच सोच के धीरे धीरे चल रहे हैं, पिट्ठू है उनके पास जी। और उस साइड में कोई रहता नहीं था। अच्छा, खाली भेड़ बकरी वाले रहते थे, वो भी लिमिटेड जगहों पे। जी। तो वो फिर वो पहले 2 आए, एक नाले से उतरे, ऊपर चढ़े, फिर उसके बाद दूसरे आए, फिर तीसरे आए, से 2-2 करके। तो ये दिख गया बड़े तरीके से ना, ये 2-2 करके क्रॉस कर रहे हैं, मतलब पेयर में चल रहे हैं। पेयर में चल रहे हैं जी, 2-3 2-3। तो फिर उसके बाद हमको कहीं जब शक हुआ तो फिर हमने, बाकी टीम चली गई, हम 6 लोग थे, हमने उनको फॉलो करना शुरू करा। अच्छा। अब फॉलो करा, कोई 2-2.5 किलोमीटर की दूरी से देख रहे थे और धीरे धीरे उनके क्लोजअप भी आने की कोशिश कर रहे थे। हम फायर हम इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतने दूर से अगर फायर करो तो हो सकता है कि एक आधे के लग भी जाए, पर बाकी तो भाग जाएंगे। बाकी भाग जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके कोई 3 दिन तक हमने फॉलो करा। अच्छा, 3 दिन तक का? सर हाँ। इसमें ये बताइए, जैसे आप 3 दिन तक का फॉलो कर रहे थे तो खाने पीने का, राशन का सामान, हाँ, उसको कैसे कर रहे थे? हाँ, ये सब एक तरीका है कि आप अपने साथ में कुछ ऐसे राशन लेके चलते हो जो ऑन द मतलब स्पॉट आप खा लेते हो। सूखी पूरी होती है, अच्छा, फिर शक्कर पारे होते हैं जी, नमकीन पारे होते हैं, ऐसे ही कुछ वो जो होती है हार्ड वैरायटी बोलते हैं उसको, हार्ड वैरायटी फूड, जो कि खराब नहीं होता है। अच्छा। तो ऐसे पैकेट पुकेट में आप लेके चल रहे हो, पानी पी रहे हो, और पानी वो अच्छे स्ट्रीम्स वगैरह हैं, इतनी बॉडी को आदत भी डालनी पड़ती है कि कई बार पानी को देखना ही भूल जाओ, बस पी लो पानी को खाली। अच्छा। क्योंकि जिस पर्पस को आप अचीव कर रहे हो उसके लिए आपकी बॉडी को भी उतना फिट होना पड़ता है कि ये बिस्लरी पानी तो चांस ही नहीं है। अच्छा। मतलब बिस्लरी पी करके आप वहां रह नहीं सकते हो, वो कर भी नहीं सकते। जो मिल रहा है वो पी लो, जो पी लो, लेकिन वो आदत भी बॉडी को होनी चाहिए। मतलब धीरे धीरे तो उसकी भी अलग से ट्रेनिंग होती है? नहीं, ट्रेनिंग नहीं होती है, ऐसी साथ में रह करके ही होता है। अच्छा। अब क्योंकि आप जब कीचड़ में जा रहे हो मारने के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं तो ये सब करना पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब वो तो नहीं हो सकता है कि बिल्कुल शांत साफ सुथरे गए और ठक ठक कर दिया। नहीं। तो वो सब तो एक मतलब एक वो पार्ट है फौजी का जी, जो कि उसकी अननोन ट्रेनिंग है, जो सोसाइटी को पता भी नहीं होती है वैसे करके। तो ऐसे ही फिर हम मतलब तीसरे दिन कहीं हमको फाइनली हो गया कि ठीक है, अब ये जिस जगह से नीचे उतरेंगे वहां पे एक नाला है, उस नाले को इन्होंने पार करना है। उसके बाद पतला जो ट्रैक है वो एक जंगल के बीच से है, जिसमें कुछ लकड़ियां, पुराने पेड़ गिरे हुए हैं, कुछ बड़े पत्थर हैं, उनके बीच से निकलेंगे। तो वहां पे फिर हमने एम्बुश लगाने का प्लान किया। सर एम्बुश क्या होता है? एम्बुश मतलब सडनली जैसे ही वो आएगा उस एरिया में तो उसे पता नहीं है आप बैठे हुए हो। अच्छा। और उस टाइम पे फिर आपने घात लगाना। अच्छा, मतलब घात लगा के बैठ गए, आप छिप गए कहीं को, पर उसे पता नहीं चल रहा कि हम यहाँ हैं।
ये फौज की ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। अच्छा। घात लगा करके मारना जी एक ऑपरेशन है जिसे एम्बुश बोलते हैं। जी तो वही घात लगाने के लिए फिर हमने स्थान चुना। जी उस स्थान को चुनने में ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, जब वो आएंगे तो हो सकता है कि जितना स्थान आपने चुना हुआ है उसमें खाली 2 ही आए, बाकी काफी पीछे हों। तो आप 2 पे गोली चला दोगे तो बाकी तो भाग जाएंगे। फिर वो सब डिसाइड होकर के ऐसी जगह घात लगाई गई जहाँ पे कि उम्मीद करी जाती है कि यहाँ पे तो कोई घात लगाएगा नहीं, जो कि खुला मैदान है। अच्छा क्योंकि खुले मैदान में दूर दूर तक आप भी नहीं छुप सकते हो और उसको भी दिख रहा है जो आ रहा है कि अरे यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता है। तो उधर आपने एम्बुश लगाया? उधर हमने एम्बुश लगाने का प्लान बनाया जी और फिर उसके बाद में वो एम्बुश कुछ इस प्रकार से लगाया कि फाइनली जब वो आए जी तो हमने टोटल 16 गोलियां चलाई होंगी। अच्छा 5 या 7 मिनट में सारे के सारे 7 टेररिस्ट मारे गए। अच्छा वो एक फेमस ऑपरेशन है हम्म। ओंग वतन के नाम से, जी जिसमें कि हमको कीर्ति चक्र भी मिला था। अच्छा, उसी में मिला आपको हाँ, कीर्ति उसमें चक्र? मिला था। तो ये वो वाला ऑपरेशन है जो कि जम्मू कश्मीर का हमारे उस टेन्योर के दौरान का था। जी ऐसे ही हमको आतंकवादी ऑपरेशन एक हो गए, ऐसे ही हमको फिर फौज में मौके मिले हैं। इधर माउंट एवरेस्ट जैसे जो पहाड़ है, जी अगर आप बोलें कि कोई माउंट एवरेस्ट जाना चाहता है जी उसका कोई 35 से 40 लाख रुपए का खर्चा आता है एक आदमी का जाने में, वहां जाने में। वहाँ के परमिशन लेना, वहाँ का अच्छा। इक्विपमेंट हो गया, जी वहाँ पे खाने पीने का, हम्म रहने का जो टेंटेज है, हम्म फिर शेरपाओं का सपोर्ट, उनकी हम्म। जो पेमेंट होती है, पोर्टर्स को जो दिया जाता है, इस सब में 35 से 40 लाख का खर्च आता और है। इसमें कितने दिन लगते हैं? इसमें कोई 35 से 40 दिन लग जाते हैं। अच्छा, इसमें भी 35? हाँ, इतने लग जाते हैं क्योंकि आप जा रहे हैं, हाँ। फिर उसके बाद वहाँ पे जाकर के ऊंचाइयाँ बहुत हैं, तो आप बॉडी धीरे धीरे एक्लेमेटाइज करते हैं, कुछ उस जगह से आपकी आदत पड़नी शुरू हो जाती है, तब फाइनली आप क्लाइंब के लिए जाते हैं। तो हमको इंडियन आर्मी में रह करके मतलब जहाँ 30-35 लाख का खर्च वो होता है, हमको तो 2-2 बार माउंट एवरेस्ट जाने का मौका मिला है। ये मैं अपनी फौज की लाइफ की बात कर रहा हूँ कि जी। ये मेरी फौज की लाइफ जी कैसे एक मजेदार रही है। जी मेरे को मौके मिले हैं जिसमें कि हमारे ऊपर एम्बुश हुए हैं, आपके ऊपर? हमारे साथ वाले मर गए। अभी भी हमारे शरीर में 2 गोलियां हैं। 2 गोलियां आपके शरीर एक में? यहाँ पे लेफ्ट पाँव में है, लेफ्ट थाई में, एक जी। राइट हिप में है। जी तो ये जो तो ये गोलियां लगी कैसे सर? इसका कोई किस्सा है? हाँ, किस्से तो हर चीज के ही होते हैं। अच्छा खैर, अच्छा, तो ये कैसे हुआ सर, ये इंसिडेंट? वहाँ पे एक गांव है मातृबुग। जी उस गांव में मतलब वो चर्चित गांव था कि उसमें स्ट्रॉन्ग टेररिस्ट रेगुलर मूवमेंट करते हैं। जी तो एक बार वो कहीं खबर आई तो वो टेररिस्ट हमने उनको घेर लिया एक अच्छा। घर में। उसके बाद में फिर फायरिंग शुरू हुई, उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी। फाइनली कहीं ऐसा हो गया कि वो टेररिस्ट तो घर के अंदर था, ये भी लग रहा था कि अब वहां से फायरिंग कम हो गई है, लेकिन कंफर्म नहीं होता है कि वो मरा है कि नहीं मरा है। हाँ तो अब उसको चेक करने के लिए जाना है। हाँ, वो पिक्चरों में भी देखते हैं कि एक कोई बंदा होता है, वो गेट तोड़ के अंदर जाता है, देन वो। हाँ, तो उसे बोलेंगे रूम इंटरवेंशन, अच्छा, रूम हाउस इंटरवेंशन। एंट्री। जी एक तरीका ये होता है आप घर में आग लगा दो, अच्छा। लेकिन घर में आग लगा दो तो फिर वो घर का, जिसका घर है उसका घर का तो सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ और जरूरी नहीं है कि उसने अपने घर में इनको रखा ही होगा, जबरदस्ती घुस गए होंगे, हथियार वाले हैं तो रखना ही पड़ जाता है। हाँ ऐसा भी हो जाता है जो जी डर की वजह से। हाँ तो जब रूम एंट्री बहुत ज्यादा हम इनकरेज करते नहीं है फौज में, अच्छा क्योंकि बेस्ट तो ये होता है कि उसको मर गया है तो उसके बाद में डिस्ट्रॉय कर दो। अच्छा। लेकिन अगर अगल बगल के घर भी हैं, हाँ कहीं वो डिस्ट्रॉय ना हो जाएं, हाँ तो फिर ये चीज भी कई बार करनी पड़ती है। अच्छा। तो हम रूम एंट्री में हम गए, मैं था, मेरे साथ में एक और था मातबर। तो आप फर्स्ट टाइम गए थे? रूम एंट्री हमने पहली बार हम कर रहे थे अच्छा, वहाँ वहां पे। पर। तो उसमें जब हम अंदर गए तो हमें रूम में हम धीरे धीरे करके पहुंचे, फर्स्ट फ्लोर पे था, तो वहाँ पे वो हमको दिखा कि पड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता था कि फुली मर गया होगा। अच्छा। 2 थे, एक उस रूम में था, हाँ और एक जो था वो उसी रूम के बगल में एक छोटा सा मतलब एक बाईपास सी थी वो दूसरे रूम की, उसके बीच में पड़ा हुआ था। ठीक है। अब कैसे वो करो, तो हमने पहले तो दूर से उसके सर पे हेडशॉट मारा? हाँ, कोई मुश्किल से 10 मीटर भी नहीं होगा। ठीक है सर। तो हमें लगा थोड़ा सा हिला, फिर हमने उसके पाँव पे मारी, फिर चेस्ट पे मारी, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, आप फिर भी एक बार कंफर्म करते हो। तो कंफर्म करने के लिए हम उसके पास गए और हमने उसको पलटने की कोशिश करी, जैसे वो चेस्ट के बल लेटा हुआ था जी। तो अब
जैसे हम कहीं ऑपरेशन में जाते हैं, वैसे जब टेररिस्ट भी जो होते हैं तो उनके जी। पास भी ग्रेनेड होते हैं। हाँ, बूम। हाँ, बॉम्ब। तो ग्रेनेड का एक वो है कि ग्रेनेड जब तक आपके पास है वो बिल्कुल सेफ है, जी। आप भी सेफ हो। जी। जब आप उसकी पिन खींच देते हो हाँ। और उसमें एक लीवर होता है, हाँ। हाँ। पिन खींचने के बाद लीवर छोड़ दिया तो वो 4 से 7 सेकंड में फटता है। अच्छा। ये ग्रेनेड का एक मैकेनिज्म है। जी। तो आप पिन खींचते हैं और उसके बाद में उसे फेंकते हैं, तो फेंकने में वहां पहुंचने में जो उसे टाइम लगता है जी। वो एज्यूम करा जाता है 4 से 7 सेकंड। जी। हमारे ग्रेनेड 7 सेकंड के होते हैं फौज के, अच्छा। इंडियन ग्रेनेड। इन टेररिस्ट के ग्रेनेड जो हैं वो चाइनीज मेड होते हैं, जी। वो 4 सेकंड के होते हैं। जी। अलग अलग डिपेंड करता है कैसी बनावट है ग्रेनेड हम्म। की। तो वो उस टेररिस्ट ने क्या कर रखा था, एक ग्रेनेड ऐसे खोल करके हम्म। और यूं पकड़ करके और अपने हाथ को ऐसे दबा करके अच्छा। अंदर बंद कर रखा था और लेटा हुआ था। हाँ। तो ग्रेनेड भी सेफ है, हाँ। लेकिन पिन निकली हुई है। अच्छा। हमने जैसे ही टेररिस्ट को पलटाया, हाँ। उसका हाथ खुल गया अच्छा। और ग्रेनेड निकल गया। तो मेरे को दिख गया अब तो ये फटेगा। वो 4 सेकंड का टाइम था। हाँ। तो मैंने छलांग मारने की कोशिश करी। हम्म। इधर खिड़की थी, खिड़की से आप कूद नहीं सकते, तो मैंने अंदर की तरफ छलांग मारी। हम्म। तब तक वो ग्रेनेड फट गया। और क्योंकि ग्रेनेड फटा तो फिर हमको उसका जो एक स्प्लिंटर है वो यहाँ लगा, जी। एक पीछे हिप में लगा। तो ये था वो हमारे को जो आज भी हमारी बॉडी में जो 2 गोलियां हैं वो इस प्रकार तो से सर लगी। इसमें ये बताइए कि जैसे आपको वो स्प्लिंटर लगे तो आप इंजर तो हो गए होगे, हम्म। तो सर उस समय क्या माइंड में चल रहा था आपके? यही तो है, एक जिसे बोलते हैं ना, बॉडी गरम, बॉडी जोश, वो जो भावना, जी। उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि उस टाइम पे क्या लगा और हम्म। क्या हो रहा था। हम्म। वो दर्द तो उस टाइम फ्रैक्शनल लगता है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी चीजें और घूम रही हैं हम्म। कि मैं बाहर तो कूद गया हूं, हम्म। अब मैंने इसको घसीट के बाहर भी लाना है, हम्म। क्योंकि अब तो कंफर्म है कि ये मर गया है। हम्म। एक बार जब बाहर लेकर के थोड़ा सा आ गए, हम्म। फिर आप बाकियों को बुला लेते हो कि चलो उठाओ और लेकर के चलो। अच्छा। उसके बाद में आप फिर बाकी चीजें आपके साथ होती हैं। हम्म। फिर जहाँ ऑपरेशन करने आप जाते हो वो ऐसा भी नहीं है कि पलटन बाजार तो है नहीं हम्म। कि गए गाड़ी से उतरे और आइसक्रीम खा के आ गए। हम्म। कई पहाड़ों में चढ़ के किसी जगह पहुंच करके आप हम्म। वहां पहुंच रहे हो, जी। उस जगह से आपको वापस भी आना है। जी। उतना ही मुश्किल वो भी है रास्ता। हम्म। और अब बल्कि सबको पता है कि फौजियां जा रखी है, हम्म। तो रास्ते में टेररिस्ट एम्बुश और लगा सकते हैं। जी। अब आप पूरे दिन के थके हुए हो, हम्म। बॉडी भी लेकर के आ रहे हो, हम्म। और साथ में कहीं दोबारा आप पे घात भी लग सकती है। बिल्कुल तो सर। आप तो और ज्यादा सतर्क, थकान आपकी बढ़ रखी है, हाँ। उसमें और ज्यादा सतर्क होके चलते हो। तो हम्म। फिर वो ऐसे आइडिया हमको नहीं हुआ उस टाइम पे। अच्छा। वो तो जब हम 6-7 घंटे के बाद जब कैंप में पहुंचे, फिर हमने अपनी कॉम्बैट ड्रेस जब खोली, हम्म। तब देखा अंदर पूरा खून ही खून था। अच्छा। तब फिर वो रियलाइज हुआ, फिर पेन रियलाइज हुआ, फिर उसके बाद में हमको हॉस्पिटल भेजा गया। अच्छा। फिर हम एडमिट हुए। सर इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, ये टेररिस्ट बनते क्यों हैं सर? क्या ऐसा क्या करते हैं उनके साथ कि एक बच्चा टेररिस्ट या एक इंसान टेररिस्ट बन जाता है? ऐसा क्या होता है सर, और उनकी क्या मेंटेलिटी रहती है? मतलब छोटी उम्र में जब आपकी आपकी सोच को ही डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी में कन्वर्ट करते जाया जाए, जी। चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, हम्म। चाहे वो गरीबी के नाम पे हो, हम्म। चाहे वो कोई भी फैक्टर हो, हम्म। लेकिन वो मेंटेलिटी आपकी धीरे धीरे करके डिस्ट्रक्टिव होती जा रही है, हम्म। तो आप क्या बनते हो? आप चोरी करते हो, हम्म। आप जेब कतरे बनते हो, हम्म। आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, हम्म। आप दूसरे का बुरा सोचते हो। हम्म। उसी में जो सबसे बड़ा चोर है, जो सबसे बड़ा जेब कतरा है, जो चक्कू मारने वाला हत्यारा है, हम्म। उसे आप छांट लो तो उसको तो आप कुछ भी करा सकते हो। हाँ। तो उसको अब आप और मोटिवेट कर रहे हो। अब वो मोटिवेट करते करते कहीं आप उसको लेकर के आ गए एज अ टेररिस्ट। जब एक क्रिमिनल टेरर के लेवल पे एक्टिविटी करना शुरू कर देगा तो उसे टेररिस्ट बोलेंगे। अब रिलीजन के नाम पे, सारे रिलीजन अच्छे हैं, हम्म। लेकिन रिलीजन के नाम पे अगर धीरे धीरे किसी को ऐसे मोटिवेट करा जाए हम्म। कि दूसरा जो है वो तो उसे बर्बाद ही करना है, जी। या उसके खिलाफ नेगेटिव फीलिंग माइंड में भरते जाएं, हम्म। तो फिर वो क्या बोलते हैं, टेररिस्ट बन जाता है। रिलीजियस टेररिस्ट बन गया। वो टेररिस्ट तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, जो हाँ। टेरर करा रहा है, क्रिएट कर रहा है, हाँ। वो टेररिस्ट है। हम्म। पर वो रिलीजियस है, एक स्पेसिफिक रिलीजन का टेररिस्ट हो गया। हम्म। तो वो तो हैं अब इस नेगेटिव सोच तो वाले। इनकी सर ट्रेनिंग करते होती है सर इनकी भी? उसके बाद में इनको ट्रेन करा जाता है। पहले तो मेंटली ट्रेन करा गया, फिर हम्म। उनमें सेलेक्ट करा गया, फिर उनकी फिजिकल ट्रेनिंग, हम्म। उनकी एमुनेशन वेपन ट्रेनिंग, हम्म। उनकी सर्वाइवल ट्रेनिंग, हम्म। उनकी कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, वो सारी की सारी ट्रेनिंग होती है। और फिर उनको लॉन्च करा जाता है
लॉन्च कि करके जाइए आप मिशन के लिए, जाइए और मिशन के लिए। लेकिन उसमें भी जैसे पहले हम सुनते थे कि पाकिस्तान ट्रेनिंग कराता था, जी तो पाकिस्तान की आईएसआई ट्रेनिंग कराती हाँ, थी। आईएसआई का काफी नाम है। तो आईएसआई ट्रेनिंग जो कराती थी पाकिस्तान के इलाके में, जी उसमें दो टाइप के लोग होते थे। एक हम्म होते थे शुरू में जो कश्मीर के युवा जो भटके हुए हैं, हम्म, तो सारे के सारे जाते थे वहां पे और उनको फिर एक तरीके से ट्रेनिंग कराई जाती थी। ट्रेनिंग। और दूसरे होते थे जो पाकिस्तानी हैं, अफगानिस्तानी है, उनको ट्रेन कराया जाता था। अच्छा तो ट्रेनिंग में कई चीजें होती हैं, उनमें से एक चीज होती है आप अपने आप ही एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाना सिखाया जाता है, अच्छा। जैसे ग्रेनेड बनाना या हाँ कोई एक्सप्लोजन का कोई डिवाइस। हाँ, मतलब तो एक्सप्लोजिव डिवाइस जो है उस टाइम पे हमने जो कुछ टेररिस्ट उस टाइम पकड़े थे, हाँ। तो उनसे हमें जानकारी मिलती थी कि जो कश्मीर से जाते थे सीखने के लिए, हम्म ट्रेनिंग के लिए, हम्म, उनको एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाना सिखाया जाता था। अच्छा। लेकिन जो पाकिस्तान वाले जो होते थे, जी जिनको ट्रेन करके इंडिया में भेजा जाता था, हाँ। उनको एक्सप्लोजिव डिवाइस नहीं सिखाया जाता था बनाना। अच्छा। कारण ये कि कश्मीर से गया आदमी पाकिस्तान, हाँ। ट्रेन हुआ, जी। वापस आएगा, फिर इंडिया। कश्मीर में ही लड़ेगा। हाँ। मतलब है तो इंडिया ही, जी लेकिन वो कहीं उसको मिसगाइड कर रखा है, बिल्कुल। तो वो इंडिया में लड़ेगा। हाँ तो लड़ने के बाद भी वो उसने रहना यही है, हाँ जिंदा रह गया तो जिंदा, हाँ मर गया तो मर गया, हाँ। लेकिन रहेगा तो कश्मीर में ही। हम्म उसका इंटेंशन भी कश्मीर में ही है। हम्म अब पाकिस्तानी है, हम्म, उसको आपने मोटिवेट करके भेजा है इंडिया में, हाँ तो अब इंडिया में लड़ रहा है वो। हाँ। लेकिन उसको बोला ठीक है तू 3 साल इंडिया में लड़ेगा, हम्म उसके बाद तू वापस आ जाएगा। हम्म, अब वो वापस जाएगा, तो कश्मीरी जो है उसको एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग आती है, वो हाँ जहां मर्जी लगाता रहे एक्सप्लोजिव, मर्जी है, हाँ लेकिन लगा तो इंडिया के अंदर रहा है। हाँ। तो पाकिस्तानी है, उसको भी ट्रेनिंग दी गई, वो आया इंडिया में, हम्म यहाँ पे उसने 3 साल जहाँ लगाया एक्सप्लोजिव, ठीक है, हम्म उसके बाद वापस पाकिस्तान चला गया। हम्म, अब वो क्या करेगा, तो पाकिस्तान में एक्सप्लोजिव लगाएगा, तो अपने देश में लगाएगा, इसलिए उन्होंने उसको ट्रेनिंग देनी बंद कर दी थी। अच्छा। ये उनके खेल। वहाँ पे कई, हमने ये भी सुना है कि बल्कि पकड़े भी हैं, हम्म जो क्रिमिनल्स होते हैं, हम्म, जिसको फांसी की सजा हो रखी होती है, जी उसको बोलते हैं कि तू, तेरे को वैसी फांसी हो रही है, हाँ। तो तू जा और 4 साल इंडिया में जा करके टेररिस्ट एक्टिविटी कर, हम्म वैसे ही मर रहा है, हम्म, मर गया तो तेरे घर वालों को 20 लाख रुपए दे देंगे, अच्छा। अगर जिंदा वापस आ गया तो तेरी फांसी भी माफ और 20 लाख और ले लेना। ऐसे भी हैं जो एड्स के पेशेंट हैं। अब एड्स का पेशेंट है पाकिस्तानी, बहुत होते हैं उनमें, तो काफी ज्यादा चलता है उनके यहाँ। अच्छा। तो वो तो शर्म के मारे वैसे ही कहाँ मुंह दिखाएगा परिवार में, हाँ तो उसको बोल रहे हैं अच्छी मौत तेरे को दे रहे हैं, तू जाएगा इंडिया में मरेगा तो तेरे को बोलेंगे अपने देश के लिए मर रहा है। ऐसे वाले भी लोग होते हैं टेररिस्ट। सर, ये तो तो ये, मतलब एक तरीके से उनके पूरे माइंड को ही चेंज करते हैं, पूरे माइंड गेम खेलते हैं। हाँ, माइंड गेम भी खेलते हैं, और ऐसे कैरेक्टर्स को भी इस्तेमाल करा जाता है। मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कैरेक्टर। आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हम्म रिलीजन के नाम पे मोटिवेट करते हैं हम्म, और फिर भेजते हैं। अच्छा। सर, इसमें सर ये एक वो किस्सा आया था कि सर आपकी इंक्वायरी भी हुई थी। सर, क्यों हुई थी आपकी इंक्वायरी, और सर क्या होता है इंक्वायरी में, वो बताइए। इंक्वायरी हमारी हुई थी, यह है 2010 की बात। जी ये जम्मू कश्मीर में नहीं, ये हुई थी हमारी जब मैं 4 गढ़वाल राइफल अपनी बटालियन कमांड करके, जी। और दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट मनासलू। 7वां? हाँ, 7th हाईएस्ट माउंटेन। वो कितनी मीटर हाइट है सर इसकी? उसकी है 8615, ऐसी कुछ है, ठीक है 8600 मीटर के ठीक करीब। है ठीक है। मतलब 8000 मीटर से ऊपर टोटल 14 पहाड़ हैं दुनिया में, जी। सारे के सारे हिमालय में है। अच्छा। तो ये 7वां हाईएस्ट था अच्छा। मनासलू, और कभी इंडियन एक्सपीडिशन उसमें गया नहीं था। तो इंडियन आर्मी ने प्लान करा कि हम अपना एक्सपीडिशन भेजते हैं, तो मेरे को लीडर बनाया गया उसका। जी। मैं टीम सिलेक्शन कर रहा था उस एक्सपीडिशन के लिए। हम्म तो मेरे पास वॉलंटियर्स आए थे आर्मी के, कोई 69-70 के करीब। जी तो उनको सबको लेकर के हम आए इस एरिया में, अपना जोशीमठ। जी जोशीमठ से आगे पड़ता है बद्रीनाथ, जी। उसके आगे पड़ा माना, और फिर उसके आगे कोई 4 दिन का रास्ता था ग्लेशियर का। हम्म, वहां पे एक पहाड़ है कामेट। जी। कामेट इंडिया का 2nd हाईएस्ट पहाड़ है। हम्म तो उसको जो सबसे मुश्किल जो उसका चढ़ाई का रास्ता है, हम्म वहां से मैंने प्लान करा कि इस टीम को ले जाऊंगा, हम्म और इसमें से धीरे धीरे जो चढ़ने के प्रयास करेंगे उसमें देखते रहूंगा किस किस में कैपेबिलिटी है। हम्म, तो फाइनली मेरे को 12 लोगों को सेलेक्ट करना था, 17 को, 12 + 5। अच्छा। तो वहां पे जब हम ये तैयारी कर रहे थे, हम्म तो
मैंने कोई 18,500 फीट पे एक जगह कैंप लगाया जिसमें मैं खुद परमानेंटली बैठ गया। अच्छा, वहां पर। हाँ, तो उस पे 18,500 फीट पे क्या था कि वहां से टीम्स आती थी, हाँ हमारी छोटी छोटी टीम, जी। और वो चढ़ने का प्रयास करती थी। अच्छा। उन्हीं में थक गए, वापस चले गए, हाँ, अगली टीम आ गई। तो उसमें मैं अपना एक मेथड बना रहा था कि कौन सही है, मतलब प्रैक्टिस करा रहे थे आप उनको? सिलेक्शन कर रहा था। अच्छा, सिलेक्शन कर हाँ, रहे कि थे। सिलेक्शन रिजेक्शन के बेस पे, अच्छा। कि जो नहीं चढ़ पा रहा था वो रिजेक्टेड, वो जो आगे को चढ़ रहा है वो वो सिलेक्टेड। सिलेक्टेड। और अच्छा। वो सबसे मुश्किल जगह थी, तो हम्म। कोई चढ़ नहीं पा रहा था। जी। तो उस टाइम पे पहाड़ों में वो भी आते हैं, अवलांच बोलते हैं लोग। एवलांच बोलते हैं। तो उन जगहों पे अवलांच भी आते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। लेकिन जहाँ पे हमने जगह को चयन करा था जी। वो ऐसी सेफ थी कि वहाँ अवलांच आने के चांस नहीं थे। अच्छा। तो तब फिर 19 तारीख मेरे को याद है, अभी 19 सितंबर हम्म। 2010, हम्म। उस टाइम पूरे उत्तराखंड में बहुत खराब मौसम हुआ था, हम्म। और कई जगह नदियां, ये पुल वगैरह टूटे थे। तो अब तो पहाड़ में थे, हम्म। वहां तो बहुत ही ज्यादा रहा होगा जब नीचे खराब था। बिल्कुल। तो बर्फ जब 2 दिन तक, 3 दिन तक पड़ी, तो हमारे टेंट भी दब गए थे। अच्छा, आप बर्फ के अंदर दब गए थे? हाँ, वो अभी तो शुरू हुआ था, और उसके बाद में फिर अवलांच आया, फिर हम अच्छा। अवलांच में दब गए। अच्छा। तो जैसे ये छत है कोई जी। कितनी होगी, 10, 12, दस 15 दस फीट। 10 फीट के? तो 15 फीट के करीब हमारे ऊपर बर्फ आ गई थी। अच्छा, 15 फीट नीचे बर्फ में? फिर उस बर्फ से हम कहीं, पहले मैं निकला बाहर, फिर उसके बाद में एक बगल वाला टेंट जिसमें कम बर्फ आई थी, उसमें से जो 6-7 लोग बचे हुए थे जी। वो निकले। फिर उसके बाद हमने खोदना शुरू करा। हम्म। तो खोदा, फिर उसके बाद जब खोदते रहे तो 40 मिनट के बाद में पहला आदमी हम निकाल पाए। हम्म। मतलब उसमें हम 6 थे, हम्म। मैं आ गया था बाहर, जी। बाकी 5 अंदर ही थे। जी। तो फिर पहला आदमी निकाला, वो बेहोश था। हम्म। फिर उसके बाद दूसरा निकालना शुरू करा, फिर तीसरा, फिर जब चौथा निकाला तो उसका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल पूर्णा चंद्र, पूर्णा चंद्र। दार्जिलिंग से। जी। तो उसकी डेथ हो चुकी थी। अच्छा। फिर वो निकला। फिर उसके बाद में आखिरी मेजर मनीष गुसाई, उत्तरकाशी से है, हम्म। उसकी भी डेथ हो चुकी थी, अच्छा, मतलब दो बर्फ में दब के। दो बंदों की डेथ हो चुकी हाँ, थी। फिर उनको निकाला। फिर हम कोई 3 दिन तक उनको घसीट के, बॉडीज को भी, और जो बाकी बेहोश थे उनको लेकर के, हम 7-8 लोग थे, तब नंगे पांव 3 दिन तक बर्फ में चल के नीचे पहुंचे। तो उसमें फिर हमारे उसमें इंक्वायरी हुई थी कि क्या कारण रहा होगा ये, क्योंकि 2 डेथ भी हो रखी थी। फिर आया इंक्वायरी में कि मौसम तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज है जिसमें कई बार कंट्रोल नहीं होता है। ये जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में फिर हमको बोला गया कि तुम ही इस टीम को लेकर के अपने मिशन में जाओगे। और फिर उसके बाद में हमको इंक्वायरी के बाद में लीडर दोबारा बनाया गया। फिर हम लेकर के गए और 17 लोग गए थे। अच्छा। सारे के सारे चढ़े उसके बाद। वो अच्छा। पहला रिकॉर्ड था उस पहाड़ में। देन उसके बाद आपको विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला? उसमें विशिष्ट सेवा मेडल मिला। अच्छा। हाँ, अच्छा। उस वाले ये जो एक्सपीडिशन था जी। उसमें भी सर। सर एक बात बताइए, मतलब जैसे इंक्वायरी होती है तो सर इंक्वायरी करता कौन है? इंक्वायरी अगर मतलब हमारे आर्मी के जो होते हैं जी। अलग अलग डिपार्टमेंट में से, जी। कोई हमारे कोर्समेट भी हो सकते हैं, कोई हमारे, ज़्यादातर हमारे सीनियर होते हैं। जी। वो अलग अलग, बेसिकली इंक्वायरी क्या है कि पूछते हैं, पूछताछ करते हैं। पूछताछ करते हैं जी। कि भाई बताओ कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उसमें फिर वो देखते हैं सब चीज़ों को चेक करने के बाद में कि आपकी गलती थी या आपकी गलती नहीं थी, क्या सरकमस्टांसेस ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से आपको कोई डिसीजन लेना पड़ा, या आपका डिसीजन फेलियर माना जाएगा। वो सब चीज़ें देख करके हमारे उनको समझ में आ गया कि ये तो एक सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन करा है। अनफॉर्चुनेटली डेथ तो हो गई थी 2, लेकिन अगर शायद वो रेस्क्यू हम खुद ही नहीं करते तो शायद और ज़्यादा डेथ हो सकती थी। तो उसको वैसे भी देखा गया। जी। अब क्या है, फौज की नौकरी और ये जो इस टाइप के जो चीज़ें होती हैं, इनमें तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल सोची जाती है, लेकिन उसमें किसी की लापरवाही की वजह से जान तो नहीं जा सकती है। जी। अगर युद्ध की प्रणाली हम बोलें तो मान लो पाकिस्तान है हमारा दुश्मन, चीन है हमारा दुश्मन जी। तो जब हम युद्ध के लिए जाते हैं तो ये ना बड़ा सिंपल सा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि अगर पाकिस्तान की एक पोस्ट है जी, अगर वो पहाड़ में नहीं, प्लेन इलाके में है जी। तो पोस्ट में अगर 10 लोग हैं तो हमारे 30 लोग जाएंगे अटैक के लिए। अच्छा, मतलब 1 पे 3? 1 पे 3, 1:3। जी। अगर ऐसी पहाड़ है, पहाड़ में अगर पाकिस्तान की पोस्ट है तो हमारे एक, अगर पोस्ट में 10 लोग हैं तो हमारे 80 लोग जाएंगे। 1 पे 8? 1 पे 8। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है खाली, उसका मतलब बड़ा
गहरा है कि क्या मतलब है ऊपर सर? ऊपर जब जाएंगे हाँ तो ऊपर 10 लोग बैठे हैं, हाँ यहाँ से जब 30 ऊपर गए हाँ। तो इन 30 में से खाली 10 ही ऊपर पहुंचेंगे, अच्छा। बाकी 20 ने मरना है, क्योंकि वो पोस्ट में बैठा है, हाँ वो गड्ढे, वो बंकर के अंदर है, हाँ आप खुले में जा रहे हो, हाँ। आपकी सांस फूल रही है, आप एक्सपोज्ड हो, हम्म, तो आप मारे जाओगे। लेकिन मारे जाओ का रेशियो ऐसा होगा कि आप ऊपर, आपने पहुंचना भी है, हम्म, तो 3 में से हम 3 जा रहे हैं हम्म। अटैक पे, तो ये पहले ही डिसाइडेड है कि हम में से एक ही पहुंचेगा, 2 ने मरना है। 2 ने मरना है। उस सोच के साथ में आपने जाना है। और वहीं उसमें 8 यानी कि 7 मरने हैं और 1 ही पहुंचेगा। ये एक रेशियो है, अच्छा, रेशियो जिस लेकर। रेशियो के बेसिस पे हम प्लान बनाते हैं। हम्म, तो क्योंकि हमारे प्लान ही इस पे होते हैं कि अगर सर्वोच्च बलिदान की बात आएगी, जी। और क्योंकि सवाल तो हमारी देश की भूमि का है, सवाल तो हमारी राष्ट्र सुरक्षा का है, जी। तो फिर तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं तो इसमें इंक्वायरीज भी होती है, लेकिन इंक्वायरीज हमेशा इस चीज के लिए होती है कि फ्यूचर में दोबारा भी करना पड़ेगा। ये ऐसा तो है नहीं कि ये कोई ट्रेजेडी, कोई डेथ हो गई तो रुक जाएंगे, वहां डेथ होनी ही है। हाँ उसके बाद आगे कभी दोबारा जब वैसा कोई मौका आता है जी। तो कम चांस हो डेथ के, उसके लिए क्या हम अपनी ट्रेनिंग में प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या हम अपने प्लानिंग में प्रिपरेशन कर जी। सकते हैं, इसलिए इंक्वायरी की एक जरूरत सर, हमेशा एक रहती है। आर्मी का बहुत कॉमन वर्ड है कोर्ट मार्शल। सर उसके बारे में बताइए, उसमें होता क्या है? कोर्ट मार्शल जैसे हमारे यहाँ कोर्ट होता है, जी तो वैसे ही मिलिट्री कोर्ट बोलते हैं। जी हमारे यहाँ जब ये कोई वो होता है, इसको बोलते हैं इंडियन पैनल कोड, जी आचार संहिता, जी। वो भी एक उसमें आती है। हाँ। इंडियन पैनल कोड होती है, आचार संहिता तो नहीं, इंडियन पैनल कोड। जी। तो इंडियन पैनल कोड में कोई क्राइम होता है किसी का, तो उसके तहत उसको हाँ, पनिशमेंट उसको मिलती है। सजा मिलती है। तो वैसे ही आर्मी के भी उसी लाइन पे, लेकिन उसका आर्मी का एक अलग है, वो मिलिट्री लॉ बोलेंगे उसको। जैसे ये सिविल लॉ हो गया, मिलिट्री लॉ। जी तो मिलिट्री लॉ में वैसे ही कोर्ट बैठता है। उस कोर्ट में कोर्ट मार्शल, जनरल कोर्ट मार्शल, अलग अलग कैटेगरी हैं। अच्छा। वो बैठते हैं जी। और वो फिर डिपेंड करता है कि आपकी किस टाइप की क्राइम या किस टाइप की पनिशमेंट एक्टिविटी है जिसके लिए बैठा जा रहा है। अच्छा। वैसा उसको नाम दिया जाता है। और कोर्ट मार्शल जो एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है कि उसके बाद कोर्ट मार्शल कर दिया गया तो आपको गिल्टी माना गया और आपको पनिश कर दिया गया। अच्छा, मतलब वो है। हाँ, उसे बोलेंगे कोर्ट मार्शल हो गया। अच्छा, ये नहीं कि आपको आर्मी से निकाल दिया। आर्मी से निकलते भी हैं। अच्छा। कोर्ट मार्शल का मतलब 99% आदमी से निकालना होता है कि कोर्ट मार्शल होकर के आ रखा है। अच्छा, मतलब वो शर्मिंदा वाली स्टेज होती है। शर्मिंदा वाली स्टेज क्या है, मतलब अगर देश के उसके लिए आपकी जिम्मेवारी है और उसमें आपने कोई क्राइम करा है तो वो तो सबसे ज्यादा नेगेटिव क्राइम माना जाएगा। जी जी। उसमें तो शर्मिंदा क्या है, उसमें तो उससे ज्यादा बेइज्जती हो ही नहीं सकती है, तभी उसको निकाल दिया जाता है। सर आपको एनआईएम का सर वो भी बनाया गया सर प्रिंसिपल, तो सर वो प्रिंसिपल कैसे बने सर, कब बने, इसके बारे में बताइए। एनआईएम एक इंस्टीट्यूट है उत्तरकाशी में जी। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जी। रक्षा मंत्रालय की है, जिसमें कि यूथ को ट्रेनिंग दी जाती है माउंटेनियरिंग के एस्पेक्ट में, रेस्क्यू ऑपरेशंस के एस्पेक्ट में जी। और इस ट्रेनिंग में दिया जाता है कि ठीक है कैसे आप एक्सपीडिशन प्लान करोगे, कैसे ऐसी एक्टिविटी करते हुए आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बढ़ेगी, कैसे लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ेगी, कैसे आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होगा, कैसे टीम बिल्डिंग की क्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि टीम एफर्ट होते हैं सारे। हाँ, मतलब सारे काम टीम में हो रहे हैं। एज अ टीम ही ज्यादा हमेशा रिकमेंडेड होते हैं। उसमें इंडिविजुअल एक्ट कभी कभी आ पाते हैं, नहीं तो टीम के एक्ट जो होते हैं। तो मैं 2013 में आया था अप्रैल में एज प्रिंसिपल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जी। और जब मैं आया तो ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है कि अप्रैल में पोस्टिंग आया और जून में सबसे बड़ा डिजास्टर हिमालय में जो आया था, केदारनाथ डिजास्टर। अच्छा, केदारनाथ डिजास्टर। तो वो 2013 अप्रैल में आया और जून 2013 में वो डिजास्टर आ गया। अब क्योंकि मैं एनआईएम का प्रिंसिपल था जी, और हमारे ट्रेनिंग ही माउंटेनियरिंग रेस्क्यू उस पे होती है जी, तो फिर हम रेस्क्यू में इन्वॉल्व हुए। क्योंकि हम रेस्क्यू में इन्वॉल्व हुए और ये हमारा आर्मी का भी पूरा एक्सपीरियंस ही एक अलग यूनिक है मेरा कि रेस्क्यू, टेररिस्ट ऑपरेशन, एम्बुश, ये जो हम बातें कर रहे थे। हाँ जी। तो फिर उसमें हमारे को देख करके स्टेट गवर्नमेंट ने हमसे बोला कि केदारनाथ डिजास्टर के बाद में उसका रिकंस्ट्रक्शन आप करिए। अच्छा, मतलब आपको रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपको कहा गया?
तो 2013 आपदा के बाद में 2014 से जब केदारनाथ में, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, जी। सारे बिल्डिंग, सारे रास्ते, सारे ब्रिजेस, सारे ये जो क्या बोलते हैं हेलीपैड, जी। वो सब खत्म हो गए थे, तो यात्रा तो चल ही नहीं सकती थी। हाँ। और सबसे काफी मुश्किल होती है केदारनाथ यात्रा। 18 किलोमीटर पैदल है, 19 किलोमीटर पैदल है सोनप्रयाग से केदारनाथ। जी। तो तब गवर्नमेंट एजेंसी जो उस टाइम पे जो थी, उन्होंने सरकार को ये रिकमेंड करा था कि यात्रा को रोक दो अगले 2-3-4 साल के लिए। अच्छा, उन्होंने कहा था कि मत चलाओ यात्रा, अच्छा। क्योंकि कुछ साधन ही नहीं है। तो तब फिर मेरे को बोला गया था कि क्या आप इसको देख सकते हैं, यात्रा को चला सकते हैं। अच्छा, देन आपको रिकमेंडेशन आया कि आप आ सकते हैं क्या हाँ, इस तो चीज तब फिर स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया। अच्छा। और फिर मैंने वो जिम्मेवारी ली, और जहाँ पे वो कह रहे थे कि 3 साल 4 साल, तो हमने 46 दिन के अंदर यात्रा शुरू कर दी। और फिर उसके बाद में हमने फिर वहाँ पे कोई 2 साल वहाँ पे फिर हमने कंस्ट्रक्शन का काम करा। तो सर 46 दिन में कैसे आपने यात्रा स्टार्ट कर दी दोबारा, क्योंकि इतना बड़ा जब डिजास्टर आया है तो उसमें ऐसा क्या किया आपने? जब हम प्लान करते हैं पाकिस्तान में अटैक करने का, जी। तो हम सुनते हैं जैसे यहाँ पे कि ब्रिज नहीं बन पा रहा है। हाँ। हम ये बातें करते हैं, अरे ये सड़क नहीं बन पा रही। हाँ। लेकिन जब हम पाकिस्तान में अटैक करने का प्लान करते हैं, हाँ। तो मान लो एक कोई जा रहे हैं अटैक पे, हाँ। पाकिस्तान में अंदर घुस गए, और उसके आगे बड़ी नदी आ गई, तो उस नदी पे तो हम रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 1-2 दिन रुक गए तो उतने में तो उनके एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, बॉम्ब मार देंगे, आर्टिलरी आ जाएगी, वो घेर लेंगे, हम उनकी जमीन में हैं। हाँ। तो हमारी तो ट्रेनिंग ऐसी है, वो तैयारी ऐसी है कि ब्रिज भी उतनी बड़ी नदी में 6 से 8 घंटे में बन जाता है, और उस ब्रिज के ऊपर से गाड़ियां नहीं निकलती, उसके ऊपर से तो टैंक निकलते हैं। तो जब वो ऐसी वाली जो तैयारियां हैं, उन्हीं तैयारियों को हमने केदारनाथ के रिकंस्ट्रक्शन में लगाया, युवाओं को इकट्ठा करा, एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, जिनके एक्सपीरियंस होते हैं, उनको इनके ऊपर लीडर बना दिया। अच्छा। हम खुद इंजीनियर है नहीं, लेकिन कुछ इंजीनियर्स को लाए, उनसे बेसिक चीजें समझी, एक अच्छा सबको जो काम कर रहे थे उनको एक बेनिफिशियल सपोर्ट दिया, एंटरटेनमेंट के तरीके बनाए ताकि खुश भी रहे सब लोग। वह बीच बीच में खेल कूद का भी कार्रवाई, मेडिकल सपोर्ट दिया, छोटी मोटी चोट लगती है तो किसी को घबराना नहीं है, और ये भावना दी कि बहुत कम होते हैं जिनको मौका मिलता है अच्छा बाबा केदार के यहाँ काम करने का, और हमको तो मौका मिल रहा है कि सारी दुनिया के लोगों को दोबारा से केदार बाबा के पास जाकर के आशीर्वाद लेने का जो तरीका बनेगा वो हम बनाएंगे। और वो जब मौका मिला तो फिर सारे के सारे जज्बे के साथ में दिन रात लग गए। बर्फ पड़ती थी, बर्फ में लोग ठंड से डर के भागते हैं, ये लड़के थे, ये बर्फ में ठंड में ऊपर को भाग रहे थे, लोग नीचे को डर रहे थे, ये ऊपर को जा रहे थे। लोगों को जब डेड बॉडी दिखती थी वहां पे, तो लोगों को रात को भूत के सपने आते थे। भूत के सपने? तो ये लड़के जो हैं, इनको जब डेड बॉडी दिखती तो ये छोटे बच्चे की एक खोपड़ी उठा करके लेके आ गए। अच्छा। इन्होंने वो खोपड़ी मेरे टेंट में रख दी, मेरे तकिए के बगल में। खोपड़ी? ये बोल करके कि इस प्रकार से केदारनाथ का पुनर्निर्माण करेंगे कि दोबारा कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए लेकिन छोटा बच्चा कभी नहीं मरेगा। अच्छा। वो एक रिजॉल्व लिया गया, वो एक सबने अपने अंदर कमिटमेंट लिया, और उसके बाद में सबने ये माना कि हमारा अगर बच्चा होता तो हम क्या करते। वो लेकर के फिर पुनर्निर्माण की कार्रवाई शुरू हुई और चलती गई। कितने दिन लगे थे इसमें आपको? कोई 2 साल में हमने, मतलब जैसे सबसे पहला स्टेज था कि यात्रा शुरू करा दो जी, यात्रा का मूवमेंट, फिर उसके बाद रास्ते बनने शुरू हुए, फिर रास्ते चौड़े हुए, फिर जब रास्ते चौड़े हुए तो उसकी सीमेंटिंग, पत्थर लगे उस पे, फिर उसके बाद में छोटी पुलियां बनी, फिर बड़े ब्रिज बन गए, फिर हेलीपैड्स बने, फिर सीमेंट के घर बने, फिर रहने के लिए व्यवस्थाएं हुई, खाने पीने की व्यवस्थाएं हुई, फिर अगर दोबारा डिजास्टर आता है तो कैसे लोग इवैक्यूएट हो सकते हैं, वो प्लान्स बने। तो ये सारी प्रोसेस जो है हमने कोई 1.5-2 साल में। तो इसमें सर आप अकेले ही थे, आपके साथ और भी कोई टीम थी? हमारे साथ कोई 950 लड़के थे। 950? उत्तराखंड के लड़के थे, नेपाल के कुछ लड़के थे, NIM के कुछ इंस्ट्रक्टर्स थे जी, आर्मी के रिटायर्ड लोग जिनको हमने सेलेक्ट करा था वो लोग थे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, उत्तराखंड पुलिस के बड़े अच्छे ट्रेन जो आज SDRF बनी है जी, वो 35-40 वो यूथ आज जो सबसे बढ़िया माउंटेनियर्स भी हैं उत्तराखंड पुलिस के, वो थे। अच्छा, वो उस समय आपके साथ थे? इन सबको इकट्ठा करके और एक टीम बनाई गई थी। अच्छा। अलग अलग जगहों पे काम करने के लिए जी, 18 किलोमीटर की डिस्टेंस में। अच्छा, तो वैसे करके। तो सर आपने यहाँ भूतों का नाम लिया था, तो क्या हुआ था सर भूतों के?
मतलब भूत ये देखना। हमारे अंदर हमारी जो एक साइकोलॉजी होती है, उसमें होता ही है कि अंधेरे में देख करके जब सामने अंधेरा दिखता है थोड़ा सा हम सोचते हैं कि पता नहीं उसमें क्या होगा, क्योंकि दिख तो रहा नहीं है। हाँ सर, थोड़ा लगता है कि यार भूत सा खड़ा है, कुछ परछाई टाइप का दिखता है। तो वो परछाई जो है, वो परछाई चाहे हो ना हो, पेड़ की छाया भी हो सकती है, हाँ वो भी हो सकता है। कोई अचानक कोई जानवर हल्का सा हिला लेकिन पहचाना नहीं गया तो वो भी हो सकता है। हाँ वो भी हो सकता है। तो ऐसे ही वहां पे केदारनाथ में जब हम पुनर्निर्माण में शुरू में गए, जी। तो अब जैसे हमारे साथ जो टीम है वहां पे काम कर रही है, हम्म। तो वो कहीं पहाड़ है पूरा, हम्म। नदी बह रही है, हम्म। सारा केदारनाथ पूरा रास्ता सब डिस्ट्रॉय हो रखा है। तो उसमें मतलब बीच चलने का भी रास्ता नहीं था उधर? पगडंडी सी बची हुई थी, उसे भी रस्सी से बांध करके नीचे उतरो, फिर अच्छा। सब्बल से तोड़ो, धीरे धीरे करके चौड़ा रास्ता बनाओ। अच्छा। तो वैसी प्रक्रिया वाला प्रोसेस हुआ है, मतलब यूनिक रहा है वो टोटली। जी। आज कोई जो यहाँ बैठते हैं वो सोच भी नहीं सकते कि क्या हुआ है। मतलब वो कह सकते हैं कि आपकी लाइफ का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ये तो मेरी नहीं, इतने सारे जिन्होंने काम करा है हाँ। उन सबकी लाइफ का अलग, कभी मौका ही नहीं मिल सकता। हाँ और सर, ये वो बात किस्मत वाले हैं जिनको मौका मिला है वो। हम्म। बाकी खाली इसको सोच सकते हैं और ऐसे ही बोल सकते हैं कि हाँ हुआ होगा कुछ, हाँ। और खैर हमें किसी को बताने की जरूरत भी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल सर। तो उस टाइम पे था कि कुछ लोगों को जैसे जब जा रहे हैं तो शुरू में जब केदारनाथ में तो रामबाड़ा जगह है, वहां पे उनको एक जगह पे कहीं उन्होंने लकड़ी के लिए गए, जी। और वहां पे एक खच्चर भी मरा हुआ है, हाँ। एक बूढ़ा आदमी भी पड़ा हुआ है मरा हुआ, जी। एक बच्चा भी है, महिला भी है, एक हाँ। के ऊपर एक। अच्छा, मतलब ऐसे वो सारी डेड बॉडीज पड़ी है? बॉडीज कई जगहों पे, क्योंकि इतने लोग मरे हैं तो ठीक ये है। तो बड़ी ट्रेजेडी थी ना, बहुत बड़ी। तो उसमें अब उसके अंदर वो एक भावना आ रखी है कि अरे ठीक है। उसने वो बॉडीज देखी है, वो चिंता है उसके अंदर। हम्म। फिर वो रात को उसे ठंड लग रही है जब वो स्लीपिंग बैग में सो रहा है। हम्म। तो जब ऐसी चीजें होती हैं, थोड़ी विपरीत सी परिस्थितियां होती हैं, तो आपको फिर थोड़े नेगेटिव वो भी आता है। हाँ। अब रात को वो सुसु के लिए निकलता है 11 बजे अपने जी। टेंट से, बाहर जाता है तो देखता है वो नदी बह रही है, मंदाकिनी नदी, जी। आवाज आ रही है बड़ी गड़ 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 करके। ऊपर बादल है, बादल में थोड़ा सा खुला है, उससे इसकी रोशनी आ रही है, चांद की रोशनी आ रही है थोड़ी बहुत, हम्म। बिजली भी कड़क रही है, सब चीजें विपरीत हैं, हम्म। माहौल भी। उसमें वो जब पेशाब के लिए खड़ा हुआ है तो सामने देख रहा है एक झाड़ी अंधेरे में, वो झाड़ी भी उसे अजीब सी दिख रही है। थोड़ी देर वो झाड़ी को देखता रहता है, तो उसे लगता है झाड़ी का जो आकार है वो इंसान का आकार हो गया है। अच्छा। फिर उसके बाद में उसे लगता है ये अब सर बन गया, हाथ हो गए, फिर वो आकार उड़ता हुआ दिखता है उसे। फिर देखता है वो उड़ता हुआ आकार उसी की तरफ आ मतलब रहा है, उसकी तरफ आ रहा है। भाग जाता है। तो फिर उसको लगता है कि जो ये छाया है, जो आकार हो गया इंसान का, जी। अब वो उड़ के उसकी तरफ आ रहा है। तो वो भागता है और अपने टेंट में जाकर के स्लीपिंग बैग में डर के मारे घुस जाता है। जी। और ये सोच रहा है कि वो जो भूत है वो टेंट के बाहर इंतजार कर रहा है जी। कि कहीं मैं दोबारा बाहर निकलूं तो मेरे को पकड़ के ले जाएगा। फिर क्या करता है वो, अगले दिन सुबह उठता है, वो जो एक हफ्ते उसने काम करा है उसके जो पैसे बनते हैं वो पैसे छोड़ता है और डर के मारे चले जाता है बगैर किसी को बताए। ठीक है। तो ऐसा एक आदमी जाता है, फिर दूसरा जाता है, फिर तीसरा जाता है। तब धीरे धीरे वो सबके अंदर ना एक माहौल बनना शुरू हो गया कि ये तो भूतों की घाटी है, डर की घाटी है। और केदारनाथ का आपदा के बाद तो डर था ही, तब सब लोग भागना शुरू हो गए, तो काम कैसे कराओ, वहाँ तो नेगेटिव फीलिंग आ गई। तो फिर हमने एक प्लान करा कि इनको साइकोलॉजिकली कैसे इस फीलिंग से हटाया जाए, घोस्ट फीलिंग से। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि चलो एक हम कंपटीशन करेंगे, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। अच्छा। तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हुआ कि 3 टीमें बनाई गई। वो टीमों ने अपना 4-4, 5-5 मिनट का एक्ट करना था। तो एक्ट था उस फैंसी ड्रेस में कि केदारनाथ घाटी में काम कर रहे हो, केदारनाथ का रास्ता खोल रहे हो जी। तो शिव जी की बारात। अच्छा। तब शिव जी की बारात में तो सारे ही भूत थे जी। और वो सबसे खतरनाक भूत थे, मतलब देखने में। कोई हाँ। नॉर्मल नया नया भूत होगा तो उस टाइम पे भी तो इतने भूतों में सारे तो जा नहीं सकते थे। वहाँ भी शायद सिलेक्शन हुआ तो सिलेक्शन किसका होगा, जो तगड़े होंगे, खतरनाक होंगे। जी। तो वैसे ही इसमें भी वो 5-5 भूतों की टीमें बनी। अच्छा। तो 3 टीमें बनी जिन्होंने पार्टिसिपेट करा। एक ये उत्तराखंड के लड़के थे जी। एक नेपाल के गोरखे थे जी। एक हिमाचल के गोरखे थे। जी। 5-5 मिनट आकर के इन्होंने अपना
वो एक मतलब भूत बन के आए थे हाँ, उस पे प्रॉपर। खुला अंधेरे में, क्योंकि वो लाइट लूइट तो कुछ था जी, नहीं, एक जी। बड़ा पत्थर था, जी। उसके ऊपर सब साहब बैठ रखे खुले में, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, हम्म। वो थोड़ी थोड़ी लाइट जला रखी, हम्म। उसमें आई पहली टीम, हम्म। वो उस पत्थर के ऊपर, और उन्होंने अपना एक्टिविटी करी, हम्म। सफेद कपड़े पहन रखे, हु टॉर्च जला रखी, हाँ। वैसे सारा। फिर उसके बाद दूसरी टीम आई, फिर तीसरी टीम आई, तो जजेस भी बैठे हुए थे हम्म। जो इनको डिसाइड कर रहे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, जी। और इन केस कहीं डिसीजन में गलती लगे हम्म। तो एक ज्यूरी होती है ना, जी। तो एक ज्यूरी भी बैठी हुई थी। हम्म। तो पहली टीम आई, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए, तो हम्म। फर्स्ट को हमने 10,000 रुपये दिए अच्छा। इनाम, सेकंड टीम को हमने दिए 9,999 रुपये, हम्म। और थर्ड टीम को दिए 9,998 रुपये। मतलब एक एक रुपए सबका का। फर्स्ट सेकंड थर्ड थोड़ा फर्क तो होना ही चाहिए। जी। जी। उसके बाद में टीमें होगी डिस्पर्स, खूब रात को हल्ला हुल्ला चल रहा है, मतलब जी। कंपटीशन वैसे। जी। अगले दिन से किसी को डर खत्म हो गया, हम्म। क्योंकि अब वो जब गए होंगे, हम्म। अब मान लो उनको अगर वाकई में असली भूत भी दिखा होगा, हम्म। तो वो क्या बोल रहे होंगे, "ओ यार तू थोड़ी भूत हो सकता है, भूत तो वो थे जो उस ड्रामे में थे, जब उसने खतरनाक देख लिए।" जी। तो केदारनाथ का पुनर्निर्माण और तेजी से अच्छा, होना शुरू मतलब हो गया। फिर और तेजी से बनने तो ये लगा। सब मतलब वही है, यूथ की एनर्जी, यूथ की सोच, उसे आप एक बार इकट्ठा कर लो, हम्म। तो अपने आप ही इनोवेटिव आइडियाज, अपने आप ही आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, हम्म। अपने आप ही वो जवाब आपके पास आने शुरू हो जाते हैं, हम्म। जो ओवरऑल आपके पर्पस को अचीव करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जी। सर आपने एक कैप पहन रखी है सर, इसमें दो सिंबल लग रहे हैं सर, इनका क्या मतलब है? ये कैप जो है, ये वहाँ पे नेपाल में जी। एक जगह है, उसको बोलते हैं सोलो खुम्बू रीजन, जी। ये एवरेस्ट के रीजन के जी। उसमें, वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं शेरपा। जी। तो ऐसी एक कोई शेरपा था जो, क्योंकि शेरपा में ना काबिलियत बहुत ज़्यादा होती है, जी। फिटनेस, उस हाइट में ऑक्सीजन कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी। हम्म। तो ऐसी वो जो शेरपा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एक बार किसी ग्रुप को, किसी एक फॉरेन ग्रुप को, अमेरिकन ग्रुप को हम्म। माउंट एवरेस्ट लेकर के गया, और उसने बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रगल से उनको सक्सेसफुल बनाया। हम्म। तो वो एज अ ऑब्लिगेशन उसको अपने साथ ले गए, उसके एक बच्चे को, हम्म। और उसको अमेरिका में उन्होंने फिर पढ़ाया, जी। वहाँ पे अच्छी उसको एजुकेशन दी, सब चीज़ें करी। हम्म। तो उस शेरपा ने एजुकेशन में जब ये करा, क्या बोलते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज वगैरह, जी। और ये, तो उसमें उसको, उसने एक कंपनी खोली, उस कंपनी का नाम है शेरपा। अच्छा। शेरपा कंपनी जो है वो बनाती है माउंटेन गियर, जी। माउंटेन के कपड़े। जी। वैसे ही ये जो टोपी है, इसे बोलते हैं शेरपा हैट। अच्छा। तो ये वहाँ की जो लोग हैं जी। उनसे बनवाई जाती है, अच्छा। और इससे जो प्रॉफिट आता है वो सोलो खुम्बू के रीजन के लोगों को 60% वो शेरपा आज भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। अच्छा। तो ये, क्योंकि हम एवरेस्ट 2 बार गए, तो ये हम वहाँ से पैटर्न लेकर के आए, अच्छा। अब हम यहीं बनवा लेते हैं। हम्म। ये जो है, इसमें निशान जो बना हुआ है, हाँ। ये है आइसेक्स। अच्छा। आइसेक्स मतलब बर्फ में चलने वाली कुल्हाड़ी। अच्छा। अच्छा। ये पहाड़ में चढ़ने के, जहाँ बर्फीला इलाका होता है, वहाँ चढ़ने के काम आती है। जी। क्योंकि मैं एनआईएम का प्रिंसिपल रहा हूँ, जी। तो इसलिए आइसेक्स लगाता हूँ इसमें। जी। एक दूसरा है, ये एक इंसिग्निया है इंडियन आर्मी का, जी। इसे बोलते हैं माल्टीज क्रॉस, माल्टीज क्रॉस। या माल्टीज, एक माल्टा एक कंट्री है। जी। तो उस टाइम पे पहले वेलर के लिए ये क्रॉस दिया जाता था, जो कि एक्ट ऑफ गैलेंट के लिए उसको मिलता था। हम्म। तो ये गढ़वाल राइफल अपने टोपी में लगाती है, जी। क्योंकि मैं गढ़वाल राइफल का हूँ इसलिए ये पहनता हूँ। तो ये इसके पीछे ये इंसिग्निया है। अब इस इंसिग्निया को सब पहचानते हैं, तो वो हमारी शक्ल ना भी देखो ना, दूर से, अरे कर्नल फूटियाल सर है, तो बस वो हो जाता है। मतलब आपकी एक आइडेंटिटी बन बड़ी गई। आइडेंटिटी है ये। सर इसमें एक क्वेश्चन है मेरा सर, अग्निवीर के ऊपर लेकर सर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बात भी हुई है, और काफ़ी सारा सर बच्चे डीमोटिवेट भी हुए हैं। तो सर इसे आप समझा सकते हैं कि हुआ क्या था, मतलब अग्निवीर आई क्यों थी? क्योंकि सर मैंने भी सर इसकी तैयारी की थी, देन मैंने भी सर इसके आने की वजह से सर मेरा भी रह गया था। तो सर इसके ऊपर, क्योंकि सर इसमें कहा गया था कि 4 साल के बाद आपको। देखो क्या है कि इंडियन आर्मी वैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसकी जो टास्किंग है, वो टास्किंग है लाइफ एंड डेथ की। जी। उसमें जितनी भर, जिंदगी भर उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, जितना उसे ट्रेन करा जाता है, जी। वो उस क्षण के लिए होता है जब लड़ाई में सामने से गोली चल रही होगी, और वो इतना मोटिवेटेड है कि उसके बावजूद वो जाएगा और जाकर के मरेगा। सब नहीं मरते हैं, लेकिन हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग का जो आखिरी में पर्पस है।
अब ऐसी चीज़ों के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन खुद ही इतने सिस्टम को बनाती है, तरीके बनाती है कि एक सोल्जर, कोई भी ऑफिसर जैसी हो, जवान, उसको ट्रेंड होना चाहिए, उसे मोटिवेट होना चाहिए, उसको अपने परिवार की तरफ से जिम्मेवारियां फौज देखे, उसकी छुट्टी जाने का समय, उसने रिटायरमेंट के बाद में कैसे चलना है, तो सब जब सोचेगी तभी आदमी उस लेवल पे मोटिवेशन में आ सकता है जी। जो कि जरूरत है इस इंडियन आर्मी की जिम्मेवारी को करने के लिए। तो इंडियन आर्मी तो कभी नहीं सोचेगी कि उसमें ऐसे तरीके से कोई पैटर्न बने जो कि डिमोटिवेट करने वाला हो। आज एक सिपाही अगर आता है, मैं एक सिपाही आज भर्ती होता हूँ, तो 18 साल 20 साल के बाद में जब मैं रिटायर होता हूँ तो मैं तो रिटायर हो गया, अब नया सिपाही आया, वो कैसे सिस्टम बने कि मैं जो रिटायर हो गया हूँ मेरी बाद में भी देखभाल होनी चाहिए। वो तो एक सिस्टम है ना कि जब मैं अपने टाइम पे नौकरी में था तो मैंने वो पैटर्न बनाया, अब जो नया है वो ऐसा पैटर्न बनाए। तो इंडियन आर्मी हर अपने एक एक सैनिक की, ऑफिसर जैसी जवान, पूरी ध्यान रखती है। तो अग्निवीर एक पैटर्न है जो एक ट्रायल के बेसिस पे आया, लेकिन इस ट्रायल के बेसिस पे जो क्लॉज डाले गए अग्निवीर में, उनमें ये भी दे रखा है कि शुरुआत है, तो शुरुआत में जो आएंगे फीडबैक्स के बेसिस पे इसको करेक्टिव मेजर्स भी करे जाएंगे। अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, पहले इसको बोलते थे रॉयल इंडियन आर्मी, क्योंकि ये आर्मी जो है ब्रिटिशर्स ने तैयार करी। आर्मी के दुनिया भर में कहीं पे भी किसी भी देश की आर्मी हो, जनरली उसका पैटर्न, उसके जो आगे की जो टास्किंग होती है, ट्रेनिंग के तरीके हो गए, वो सब सिमिलर होते हैं। थोड़ा थोड़ा फर्क होता है टेरेन के ऊपर, कल्चर, ट्रेडिशन, इनके ऊपर, लेकिन जनरली बाकी सब रिक्वायरमेंट भी सब सेम होती है। तो इंडियन आर्मी जब खड़ी करी गई ब्रिटिशर्स ने, तब इंडियन आर्मी, आज जो हमारे दुश्मन है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ना पाकिस्तान था, ना चाइना था, ना टेररिज्म था। उस टाइम पे इंडियन आर्मी की बनावट जो थी, उसमें हर जो एस्पेक्ट इन्वॉल्व होता है वो इस पर्पस से देख करके रखा गया था कि इस आर्मी ने यहाँ की लैंड में नहीं लड़ना है, इसने लड़ना है विदेश में जाकर, बाहर की जमीन में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दुनिया लड़ रही थी, तो इंडियन आर्मी ब्रिटिश की तरफ से लड़ी, तो वो यहाँ तो नहीं लड़ी, वो सब जगह लड़ी, फ्रांस, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, उन जगहों पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडियन आर्मी उसी तरीके से लड़ी। तो उन टेरेन में, उन एनवायरनमेंट में लड़ने की बनावट, ट्रेनिंग, तरीके सब इंडियन आर्मी के वो थे। अब 1947 में हम आज़ाद होते हैं, तो क्योंकि हमारा तो शोषण इतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने पहले ही कर रखा था, लूट करके ले गए थे हमको बहुत ज़्यादा। अब हमें तो ये था कि अब हम आज़ाद हुए हैं, तो कैसे हम अपने देश को, अपनी सोसाइटी को, अपने कल्चर को दोबारा से फिट और अच्छे लेवल पे लेकर के आए, रिवाइव कर सके। तो हमने कहा हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी है, हम अपने को करते हैं, थोड़ी बहुत आर्मी रखेंगे, और थोड़ी बहुत मतलब जो आर्मी है उसको बहुत ज़्यादा उस पर खर्चा नहीं करेंगे, इन चीज़ों पे खर्चा करते हैं जो देश के अंदर की ज़रूरत है। लेकिन 1947 में हमें पता नहीं था, ये पाकिस्तान उदंडी, वहीं से फितरत इसकी दूसरी थी। 47 में हम आज़ाद हुए, 48 में इसने कबाइलियों वाला हमला कर दिया कश्मीर में। उसमें जब हमला हुआ तो फिर वो जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा बना उस टाइम पे, लेकिन हमें लग गया सडनली कि हमारे पास तो तैयारी होनी चाहिए। 1962 के युद्ध में चीन ने झूठ बोल के हमारे बुरी तरह मतलब हमारी हार हुई है बुरी तरह। तो तब हमें लगा कि हमें तो आर्मी को रखने की जरूरत है ही है। तो कई पैटर्न चलते रहे, कई इम्प्रूवमेंट चलते रहे। ऐसे ही एक इम्प्रूवमेंट है 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ था, उस टाइम पे देखा गया कि युद्ध के बाद में कि ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जैसे अग्निवीर है, उसका नाम अग्निवीर तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही एक अग्निवीर पैटर्न पहले ट्रायल हो चुका है। अच्छा, हो चुका है। उसका नाम है इमरजेंसी कमीशन, जिसमें कि ऑफिसर्स को इंडक्ट करा गया 4 या 5 साल के लिए। 5 साल के बाद में वो गए वापस, और उसमें उनको समय को देखते हुए लाया गया। उसी में देखा गया कि इनमें क्योंकि इनको ट्रेन करा जा रहा है, तो बाद में इनको कहीं यूटिलाइज करा जाए। तो बीएसएफ जब खड़ी हुई तो उसी ऑफिसर्स ने जो इमरजेंसी कमीशन के थे उन्होंने खड़ी करी है। उत्तराखंड में एक फेमस आईएएस ऑफिसर है एसएस पांगती सर, वो गढ़वाल कमिश्नर भी रहे हैं, बुजुर्ग हैं लेकिन काफी ज्यादा नॉलेजेबल।
वो भी इमरजेंसी कमीशन वाले हैं। अच्छा, उस समय की? उस समय इमरजेंसी 3 के थे वो। जी और उसके बाद में फिर वो गोरखा रेजिमेंट में गए थे जी और फिर वो आईएएस में आए, मतलब वही 4 साल नौकरी करने के बाद। जी। तो उस टाइम ये पैटर्न देखा गया। हाँ। 1977 में एक और पैटर्न देखा गया जिसमें 7 साल के लिए नौकरी में रखा गया। अच्छा। तो इसमें कहीं अच्छाई खराबी किसी के खिलाफ नहीं था, लेकिन वो पैटर्न देखे गए और रोक दिए गए। अच्छा। कैसे कैसे इंडियन आर्मी स्ट्रांग होती गई तो वो जाए। पैटर्न अभी आया है दोबारा? अभी ये जो 4 साल का जो अग्निवीर का पैटर्न है, जी इसमें क्या है देखो कि 4 साल तक आप रहोगे, जी। 25% उसके बाद में रिटेन करे जाएंगे, 75% वापस चले जाएंगे। जी लेकिन अभी जो मैं सुन रहा हूँ, जो फीडबैक आए हैं और जो इनका जो परफॉर्मेंस देखा गया है, जी उसको देखते हुए मेरे को जो आर्मी से जानकारी मिल रही है, जी क्योंकि मेरे कोर्समेट सब मेजर जनरल और उस लेवल पे आ गए हैं, जी। तो उनको सबसे ज़्यादा जानकारी रहती है। तो ये जो जानकारी मेरे को मिल रही है वो ये है कि बहुत जल्दी ऐसा डिसीजन आने वाला है कि जो 25% है, इसको 55 से 69% तक करा जा रहा है। अच्छा, मतलब डिसीजन तो आएगा तो तब वो होगा, पर मैं एक वो वाली बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं सुन रहा हूँ जी और जिसका मेरे को पता है कि ट्रायल्स वो चल रहे हैं। जी। फिर उसके बाद में और जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो डिपेंड अभी करेगा कैसे कैसे लेकर के आएंगे। जी ये जरूर है कि ठीक है, जो अग्निवीर में नहीं रहे, मतलब उसके बाद में जाएंगे, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के पैरामिलिट्री फोर्सेस में, प्राइवेट में परसेंटेज कोटा कंफर्म करा जा रहा है। वो तो एक चीज़ें हो गई, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 25% को 69% में अगर लेके आ जाया जाएगा, 55 से 69, तो पहले तो यही बहुत बड़ी चीज़ है जी। बहुत अच्छी चीज़ है ये। जी दूसरा, अग्निवीर जो है ना 2022 में शुरू हुआ, जी। जो ट्रेनिंग शुरू हुई। हाँ और पहला बैच जो है कहीं 2023 के जनवरी में कहीं वो गया। जी तो अगर 2023 के जनवरी में गया है तो 22 का जून, 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, जी 26, 2026 जून तक तो पहला बैच है अग्निवीर का। जी। अभी ये डिसीजन जो आएंगे ये पहले बैच पे भी लागू होंगे। तो आज जो यूथ है उनको कुछ लोग जो डिसोरिएंट कर रहे हैं कि अग्निवीर की वजह से तो तुम्हें आर्मी में जाना ही नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से यूथ को उनकी बातों पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट और चेंजेस आ रहे हैं। तो उन्हें सबको इंडियन आर्मी में आना चाहिए और पहले बैच में भी कहीं नुकसान नहीं होगा, सबको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। लेकिन मान लो कोई यूथ डिसोरिएंट होकर के कि ये तो अग्निवीर 4 साल का ही है जी। वो कहता है मैं नहीं आऊंगा। हाँ। और अब जो मैं चेंजेस बोल रहा हूँ चेंजेस आ जाएंगे तो उसकी तो मतलब लाइफ गई, उसका तो टाइम चला गया। हाँ। उसे वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे जरूर अग्निवीर में आना चाहिए। इंडियन आर्मी में दोबारा से पहली वाली बात बोल रहा हूँ, अपने सोल्जर्स की, अपने बुजुर्गों की, रिटायर्ड की, और जिनको फौज में लेकर के आना है उनको उसी पैटर्न पे लेकर के चलती है कि इंडियन आर्मी का कॉन्सेप्ट है हर किसी को ट्रेन करना, जिस दिन पता है उसे कि मरना है फिर भी वो बगैर घबराए जाए। वो तभी हो सकता है अगर हर कोई मोटिवेटेड रहे, और हर कोई मोटिवेटेड रहे उसमें अग्निवीर को तो एक नाम दिया गया है अग्निवीर जी। वो प्रॉपर प्योर तरीके से अच्छे चीज़ों पे आएगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। सर लास्ट मेरे यही है कि आप ऑडियंस को सर क्या मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस के लिए? उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ताकत है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ताकत है इसलिए कहीं सोचा गया था कि इस उत्तराखंड को एक आंदोलन के बाद में यूपी से अलग करने की बात, फैसला जो बना था जी। आज उत्तराखंड 24-25 साल का हो गया है। बहुत सारे लोग हैं उत्तराखंड में जो उत्तराखंड को बनने के लिए जिन्होंने अपना बलिदान भी दिया है और जो उम्मीद रखते थे, लेकिन आज उत्तराखंड उस दिशा में नहीं जा पा रहा है। इसमें हम सबका रोल है। हमें अपने रोल को निभाने के लिए ये ज़रूर देखना है कि युवा पीढ़ी को कैसे हम गाइड करके आगे लेके चल सकें, और कैसे ये जो आज हमारे समाज में एक बड़ा अजीब सा शब्द है जिसे करप्शन बोलते हैं जी। खाली फाइनेंशियल करप्शन नहीं है, ये अपनी जिम्मेवारी की तरफ जो करप्शन है ये हम पहाड़ियों से, हम उत्तराखंडियों से उम्मीद नहीं करी जाती है। मेरे को लगता है कि हम ना बहुत बड़ा एकदम से अगर चेंज लाने की बात करें तो वो किसी को दिखता है कि ये तो हास्यप्रद है, लेकिन हम छोटे छोटे उदाहरण बनाने की कोशिश करें कि हम अपने लेवल पे क्या चेंज लेके आ सकते हैं। खासकर हम वो लोग जिनके घर अच्छे चल रहे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लिए हैं, अगर हम ये चीज़ लाने में सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हम जो हमारी सरकार है उस सरकार को भी मदद कर रहे हैं, हमारा जो समाज है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी एक कार्रवाई कर रहे हैं। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ इस चीज़ का
यूथ फाउंडेशन नाम एक संस्था के जरिए मैं इस प्रयास में हमेशा उम्मीद करता हूँ कि कोई भी अगर आगे आएगा तो ये अजय कोठियाल नहीं, ये पूरे उत्तराखंड के एक अच्छाई के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हमारा एक छोटा सा योगदान होगा। जय हिंद।